Hello friends, welcome to XIS monthly current affair classes from our very own current affair magazine, that is Current Express, which is your one-stop solution for current affairs. As you already know, हमने इतने सारे classes इतने months कर लिए हैं that this current affair covers all the major sources that are required for your exam, and we have offered you a speedy revision classes where PhD is not required, and we'll do it in a fast forward manner without compromising the facts, and we have given a lot of time in previous classes, so we'll cover it in a speedy manner. Let's go. चलो, as you know, सबसे पहला वाला topic will be polity and governance. These are all the keywords. You can watch these keywords by yourself, but I'll let you know wherever it is required. Quotes of the month, you can also read this. तो अभी हम लोग दिसंबर स्टार्ट कर चुके हैं, तो दिसंबर पढ़ते हैं. सी यहाँ पे कैसे पढ़ना है स्पीडी मैनर में, पहले देख लो. आर्टिकल 67B ये रिमूवल ऑफ राज्यसभा के चेयरमैन की बात करता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट. अब राज्यसभा के चेयरमैन का रिमूवल किस बेसिस पर होता है, क्या होता है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो बताती हैं कि कैसे रिमूवल होगा वाइस प्रेसिडेंट का. तो 67 वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में बताता है. 67B में एक रेजोल्यूशन दिया हुआ आर्टिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि एक राज्यसभा के चेयरमैन को रिमूव तभी किया जा सकता है जब उसका मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो. लोकसभा की इतनी पावर नहीं है, राज्यसभा को है. फिर राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी के साथ वो पास होना चाहिए. दिस इज द की वर्ड. पूरा ये मैं आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग इस बार नहीं करूंगी बिकॉज वी हैव डन इट ऑलरेडी इनफ इन दिस करंट अफेयर मैगजीन क्लासेस. फ्रॉम डिसम्बर ऑनवर्ड्स वील बी डूइंग इट इन अ लाइन बाय लाइन रीडिंग. मैं आपको बता दूंगी कहाँ क्या पढ़ना है, बट विल टेक द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग ये देख रहे हैं कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये क्वेश्चन बनता है कल को. ठीक है, यूपीएससी लव्स आस्किंग क्वेश्चन. यहाँ पे इफेक्टिव की जगह सिंपल डाल देगा, लेकिन दैट डज नॉट मीन लोकसभा हैज नो रोल टू प्ले इन इट. लोकसभा को भी अग्री करना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन को, बट विद सिंपल मेजॉरिटी यानी लेस पावर. इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी, एंड देन लोकसभा मस्ट हैव टू अग्री. उसके बाद देखो 14 दिन का एक नोटिस पीरियड लेकिन जरूरी होता है ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसे ही नहीं पास कर दोगे रेजोल्यूशन, आपको इस रेजोल्यूशन को लाने के लिए भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा. तो दिस इज हाउ रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन हैपेंस. ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि क्या है, वही चीज वापस से लिखी हुई है. नो नीड टू गो फर्दर. अब हम देखेंगे अमृत ज्ञान कोश पोर्टल. तो दिस इज सिंपल. मिशन कर्मयोगी जब भी दिमाग में आए तो आपको याद होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर स्पेशली यूपीएससी ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए होता है. मिनिस्ट्री हमें इसकी पता ही है. इसके अंदर एक नया पोर्टल है, दैट इज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल. यू कैन रीड अबाउट फ्रॉम हियर, बट दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, है ना. तो वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024. तो इस पे भी हमने बात की थी कि एक बिल पास होने वाला है. बिल आया था जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी, अभी ये बिल पास हो गया है लोकसभा में. ये क्या करेगा, इंडियन रेलवे बोर्ड एक्ट जो 1905 का है, तो आप सोच लो 1905, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है, वो वाले बिल को हमने रिपील कर दिया. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो रेलवेज एक्ट 1989 है ना, उसके प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे. अब पहले इतना पुराना सिस्टम से ये चलता था रेलवे बोर्ड कि वी नीडेड डिफरेंट लॉज, पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, एक सिंपल फ्रेमवर्क लाने के लिए, इन दोनों रेफरेंस को अवॉइड करने के लिए, दो सेपरेट लॉ इधर से भी पूछो, इंडियन रेलवे बोर्ड से भी पूछो, रेलवे एक्ट से भी पूछो, उसको सिंप्लीफाई कर दिया बेसिकली. इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, पर काम का ये है कि एडिशनल पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है जो इस रेलवे बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेगा. स्टेट का पावर नहीं है. इतना जानना इनफ होगा आपके लिए. CCTNS देखो, जब मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरोज की बात बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो आपके जितने भी डेटाज होती हैं, ठीक है, जैसे कि रेट क्राइम के डेटा, जैसे कितना रेप हुआ है, कितनी थीफ जो है, वो सब रिलेटेड जो डेटा इंडिया में कितने हुए हैं, वो सारे डेटा क्राइम रिलेटेड यही निकालता है एनसीआरबी. एनसीआरबी नोडल एजेंसी है इसका, दैट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम. आपको क्या लगता है, अगर कोई चोर जो है वो नागालैंड में पकड़ाया है, तो हाउ द पुलिस पर्सन इन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वेस्ट बंगाल में, कैसे अगर वेस्ट बंगाल में कोई ऑफिसर है, वो है बंगाली फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का, और उसने नागालैंड में कैच किया है, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस इतनी जल्दी इन दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कैसे कर लेती है, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम. ऐसे ही नहीं करते हैं, नेटवर्क सिस्टम है. ठीक है, CCTNS.
अब देखा जाए तो पूरे इंडिया में CCTNS आ चुका है। इसको लॉन्च 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया था। यूजुअली इस तरह की जो भी क्रिमिनल रिफॉर्म्स होती हैं, चाहे प्रिजन रिफॉर्म्स होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो ये भी एक हैक होगा आपके लिए, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। हम लोग चाहते हैं ना सब कुछ जो है वो डिजिटाइज करते हैं, तो ई गवर्नेंस का पार्ट है ये, ओके। तो CCTNS जान लो पूरे इंडिया में है, कोई भी स्टेट नहीं छूटा है इसमें। नेक्स्ट आप यहाँ चाहो तो यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव, अगेन वी हैव कर्मयोगी इनिशिएटिव। जब भी कर्मयोगी चीज आए ना तो आप मान के चलो कि यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, बी इट सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स। यहाँ क्योंकि पंचायत वाली है, विकसित पंचायत की बात हो रही है, तो हम यहाँ PRIs को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आता है ना, ये सब भी दिमाग में चलते रहना चाहिए पैरेलली, ताकि वो चीजें जो है आपकी कनेक्ट हो सके, इंटरकनेक्टेड वे में हम पढ़े। तो कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इनहांस करने के लिए हम विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लेकर आए हैं, और इसमें ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन भी चला रहे हैं। उसके बाद हमारे लिए ये प्रगति प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट इतना कुछ है नहीं, PMO का है। CP ग्राम्स से हम बात कर ही चुके हैं। आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्थान संपदा योजना, तो आपको नाम से तो पता ही चल रहा है, आयुष औषधि स्कीम। बहुत कम चांसेस है कि UPSC इज गोना आस्क क्वेश्चन ऑन इट, इन इवन इफ इट डज तो सिंपली आपसे ये एक्ट पूछेगा कि किस एक्ट के अंदर जो है इस औषधि स्कीम को रेगुलेट किया जा रहा है, और मिनिस्ट्री तो समझ में आ ही रही है बिकॉज आयुष है। तो इफ थिंग्स आर इजी फॉर यू एंड इट्स डूएबल बाय योर सेल्फ, तो आप खुद करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका टाइम यहाँ पे नहीं कट होगा। तो यहाँ पे मैं बस आपको एक्स्ट्रा ट्विक्स बता दूंगी कि कहाँ पे किस पे ध्यान देना है, बिकॉज आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, PYQs एंड इवन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर यू, सो दैट द थिंग्स जहाँ पे लूप होल होता है वो मैं आप लोगों को पकड़ के लेके आ पाऊँ। देन प्रधानमंत्री पोषण, PM पोषण पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। PM पोषण में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बात किया, अगेन आई हैव हाईलाइटेड इट, आप यहाँ से देख लेना। फिर राइट टू डिस्कनेक्ट, देखो इसको कैसे समझोगे। क्या होता है ना कि हम लोग के इंडिया में आपने नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा, है ना, बहुत फेमस है, सुधा मूर्ति उनकी वाइफ है। तो नारायण मूर्ति जो है वो क्या बोलते हैं, बड़े इनफेमस स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि 70 आवर्स पर वीक जो है काम करना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बताने की कोशिश करे कि करते रहो, काम करते रहो, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो, कुछ भी ना हो, आप मशीन बन जाओ। बट दैट इज नॉट हाउ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स यू टू वर्क। अकॉर्डिंग टू अ कन्वेंशन जो कि आवर्स ऑन वर्क कन्वेंशन 1990 में आया था, ILO बोलता है कि एक स्टैंडर्ड वर्क आवर 48 आवर पर वीक होना चाहिए। पर इंडिया में विमेन का भी अगर देखा जाए, जब डेटा निकाला गया तो देखा गया कि एवरीबॉडी वर्क्स 55 आवर्स अ वीक। तो इट्स वेल बियॉन्ड द लेवल दैट हैज बीन डिसाइडेड, स्टैंडर्डाइज लेवल। तो हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमें राइट टू डिस्कनेक्ट नहीं मिल रहा। अभी मैं कनेक्टेड हूँ, अभी जैसे मैं ये काम कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आई हैव गॉट ऑल द फ्रीडम। the organization XIS never makes me do things that I don't want। और अगर है मैं यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है मुझको, है ना, बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। दे नो कि कहाँ पे मुझे मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरे टाइम की इंपॉर्टेंस है, और आपके टाइम की भी इंपॉर्टेंस है। इफ यू आर इनरोल्ड इन अ कोर्स आई विल हैव टू डिलीवर, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं अपने टाइम से एक्स्ट्रा टाइम दूं, मुझको गधा मजदूरी कराई जाए। सो आई हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट, बट ओवरऑल इंडिया में राइट टू डिस्कनेक्ट है नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि वर्क लाइफ बैलेंस की कमी है। और कौन कौन से कंट्रीज में इसने लॉ भी बना रखा है राइट टू डिस्कनेक्ट के लिए, लेजिस्लेशन है, फ्रांस में, पोर्टुगल, आप देख सकते हो कि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे है, बट इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो इंडिया नीड्स अ लॉ जो गारंटी करे हमारा राइट टू डिस्कनेक्ट, सो दैट वी गेट वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। उसके बाद है नो ट्रस्ट मोशन, हमने देख ही लिया। देखो अभी ऑपोजिशन चाह रही है ना हमारी कि जगदीप धाकड़ जो कि हमारे राज्यसभा के चेयरपर्सन है उनको हटाया जाए। तो उन्हीं को रिमूवल के लिए जब मोशन लाते हैं इसको नो ट्रस्ट मोशन बोलते हैं। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अपना लोकसभा में आता है ना, पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट उसी को रिजाइन करना पड़ता है, यहाँ पे नो ट्रस्ट मोशन है, राइट। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल 67B तो हमने देख लिया। नेक्स्ट वील सी आर्टिकल 90 जो कि रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरपर्सन की बात करता है। वहां हमने चेयरपर्सन की बात की, दिस इज टॉकिंग अबाउट डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उसके लिए आर्टिकल 90 रिक्वायर्ड है।
फिर बात करते हैं जेपीसी की। देखो, जब मैं आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज बता रही थी तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। लेट्स गो अगेन, वंस अगेन वील गो ओवर दैट पार्लियामेंट्री कमिटी। तो देखो, पार्लियामेंट्री कमिटी जब बता रही थी मैंने आपको बताया था स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट होती है, और एडहॉक कमिटी टाइम टू टाइम हम स्टैब्लिश करते हैं चीजों के लिए। यहीं पे आपको ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी दिखेगी जिसको जेपीसी बोलते हैं। एडहॉक है जब भी कोई स्पेसिफिक नीड होती है तब हम इसको बनाते हैं। बाकी तो आप यहाँ से मैंने डिटेल में आपको बताया था। फाइनेंशियल कमेटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों का आपको पता होना चाहिए कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कितने मेंबर्स थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली पैक, अगर मेंस दे रहे होते तो पैक पे यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, राइट। तो ये वाली चीज हो गई। तो यहां से आपको समझ आ गया, चलो एड हॉक है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इंडिया में 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जो है, जो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर है, कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने की सोच रहे हैं कि इंडिया में हो जाए, उसके लिए बिल पास करना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं, एक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने जेपीसी बनाया। जेपीसी आपको अब पता चल गया एडहॉक कमेटी है। जेपीसी को फॉर्म कौन करता है? तो स्पीकर करते हैं। कौन से? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। इतना समझ आ गया, राज्यसभा के स्पीकर का कोई रोल वोल नहीं है यहाँ पे। मेंबर कितने हैं? तो 31 मेंबर्स होते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और जहां तक आपको समझ में आ गया, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, यहाँ स्पेसिफिक है 129 के लिए, और टेम्पररी ये काम हो जाएगा, निकल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव सुप्रीम कोर्ट केस शेड्यूल। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो स्पेशल लीव पिटिशन जिसको एसएलपीज बोलते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डेट फाइनलाइज कर दी है कि मंडे और फ्राइडेज को ही वो क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे फ्रेश मैटर को देखने के लिए, स्पेशल लीव पिटिशन रिलेटेड, ठीक है। प्रायोरिटाइज करेंगे स्पेशल लीव पिटिशन और रिजर्व करेंगे मंडे फ्राइडे इसके लिए, न्यू मैटर के लिए। मतलब स्पेशल लीव पिटिशन क्या है? प्रायोरिटी है इसकी, सुप्रीम कोर्ट की। और मंडे और फ्राइडे को फ्रेश मैटर देखेंगे। तो इससे क्या होगा ना, अगर इस तरह का कोई शेड्यूल बना के देते हैं तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पेंडेंसी है केसेस की, वो पेंडेंसी कम हो पाएगी, राइट। जब आपके पास एक शेड्यूल हो जाता है, जैसे अभी आपने एक शेड्यूल बनाया होगा, मुझको ये इतना पढ़ना है, ये इतना पढ़ना है एग्जाम से पहले, तो आपके पास शेड्यूल होगी तो आपकी पेंडेंसी कम होगी, पेंडेंट काम कम पड़ेगा, राइट, ठीक है। और स्पेशल लीव पिटिशन मैंने आपको पहले भी बताया था, इट्स अ वे ऑफ अपील। क्या है? वे ऑफ अपील है, जो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख देती हूँ, ताकि अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एनी जजमेंट। मान लो आपको ने कोई जजमेंट पास कर दी आपके लिए, किसने? तो मान लो किसी ट्रिब्यूनल ने जजमेंट पास कर दी, ठीक है, जजमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, या फिर कोई भी कोर्ट ने पास कर दी। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो स्पेशल लीव पिटिशन में आप उस पे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली अपील कर सकते हो इस जजमेंट के अगेंस्ट, कि नहीं मुझको नहीं सही लग रहा है। तो दिस इज व्हाट स्पेशल लीव पिटिशन इज, राइट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिमूवल ऑफ जजेस। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना इतना आसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद के हाई कोर्ट थे, उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया होगा तो उनको हटाने की बात कर रही है पार्टी। तो आर्टिकल 124 एक पूरा सिस्टम बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है, और दो ही ग्राउंड है, दैट इज मिसबिहेवियर और कैपेसिटी। और 218 के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को पूरा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप किसी जो जज हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। व्हाई इज सच अ ट्रिकी प्रोसेस फॉर जुडिशरी? सो दैट वी कैन सेफ गार्ड जुडिशरी। जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर एग्जीक्यूटिव इसी तरह से या लेजिस्लेचर इसी तरह से रिमूव कर दिया जुडिशरी को, तो जुडिशरी की पावर अंडरमाइन हो जाएगी। तो आपको ये रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में इनिशिएट करना पड़ेगा अगर किसी जज को रिमूव करना है। और ऐसे भी इनिशिएट नहीं कर सकते, आपको 100 लोगों का लोकसभा से सिग्नेचर लेना पड़ेगा और 50 मेंबर का राज्यसभा से सिग्नेचर लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब हल्का देख भी लेते हैं ना कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। ये देखो अगर जज को रिमूव करना है तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है, वो ये प्रोसीजर बताती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है, प्रोसीजर इज देयर इन जजेस इंक्वायरी एक्ट। पार्लियामेंट में बस बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 आप जो है वो रिमूव कर सकते हो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। बट या दे हैव रिटन कि इट शुड बी इनिशिएटेड इन पार्लियामेंट, बट वॉट एवर द प्रोसेस इज इट्स गिवन इन द एक्ट, ठीक है। क्या नाम है एक्ट का? जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है। आपको पता चल गया 100 MP राज्यसभा से
लोकसभा से और 50 MP राज्यसभा से। फिर एक कमेटी होती है जो इंक्वायर करती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। ये चेक करेंगे कि आखिर जो उनपे इल्जाम लगाए गए हैं दैट आर इवन राइट और नॉट। दे विल एग्जामिन द एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर वोटिंग होगी। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए अगर इसको पास करना है तो। ओके, गॉट इट। तो इससे क्या समझ आ रहा है आपकी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। एक तो इतना सारा चीज है, फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फिर अगर दोनों हाउस अग्री करते हैं तो प्रेसिडेंट अल्टीमेटली ऑर्डर देगा कि रिमूवल होना है कि नहीं। ठीक है, अगर कमेटी को लगता है, इसी पॉइंट पे अगर कमेटी को लगता है कि वो गिल्टी नहीं है, तो वहीं पे प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएंगी। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है, कितना क्लिष्ट, इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस। व्हाई मैंने आपको समझाया, बिकॉज जुडिशरी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन नॉट रिमूव। आज तक फॉर योर इन्फॉर्मेशन देयर हैज बीन नॉट अ सिंगल इंस्टेंस जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के या फिर किसी भी जज का रिमूवल हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव ई कोर्ट मिशन, ये आप पढ़ सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन आईसीटी का यूज करेंगे, पेपरलेस कोड बनाएंगे। इनर लाइन परमिट देखते हैं। देखो, इनर लाइन परमिट क्या होता है ना, कि इंडिया में कुछ रीजन है जिनको प्रोटेक्टेड रीजन बोलते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा। दैट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो एक इंडियन सिटीजन को मिलता है। ये भी याद रखो, इंडियन सिटीजन, दैट डज नॉट मीन फॉरेनर्स को मिल जाएगा, इंडियन सिटीजन को मिलता है। और ये इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से, और अभी रेगुलेट होता है फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑर्डर 1958 से। कौन कौन से स्टेट्स इनर लाइन परमिट के अंदर हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, इशुइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू करती है। अब आपको पहले पता होना चाहिए क्वेश्चंस कि इनर लाइन परमिट अभी कौन कौन से स्टेट्स में है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। इवन आपको सिक्किम के कुछ एरियाज में, सर्टेन एरियाज में जाने के लिए यू नीड इनर लाइन परमिट, जिसे आप लोगों ने नाथुला सुना होगा। ठीक है, यहाँ सब क्या होता है ना, बॉर्डर क्रॉसिंग एरिया, सेंसिटिव एरियाज में आपको इसको लेना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे हम पहली बात कर चुके हैं डिटेल में। आप सेफ एकोमोडेशन देखते हैं। एग्जाम में इफ दे आस्क यू सेफ एकोमोडेशन, आपके दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट यू शुड नो कि एक रिपोर्ट नीति आयोग ने पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि सेफ एकोमोडेशन की जरूरत है फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यानी जो भी लोग फैक्ट्रीज के पास रहते हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देने की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल एरिया के पास उनको सिक्योर अफोर्डेबल एकोमोडेशन, दैट इज हाउसिंग की बात की जा रही है। ये क्या हेल्प करेगा, तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करेगा। कैसे? जो उसके वर्कर हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उनको आसपास ही घर मिल जाएगा, तो ईजी होगा ना उनके लिए ट्रैवल भी करना। तो सेफ एकोमोडेशन अगर एग्जाम में आता है तो यू माइट थिंक कि अरे कुछ हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड होगा। नो, इट्स नॉट रिलेटेड। पहले मैं बता रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलेगा, और फिर आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि नीति आयोग ने ऐसा कोई रिपोर्ट दिया है, क्योंकि बात इंडस्ट्री की हो रही है। तो नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, तो ये दिमाग में होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन वाला रूल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या चीजें चेंजेस करी गई हैं। डेटा रिटेंशन नॉट इंपॉर्टेंट। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, सिमिलरली वही है कि इलेक्शन अकॉर्डिंग, यहाँ पे रूल इंपॉर्टेंट याद है। रूल 93 क्लॉज 2A लिमिट करता है पब्लिक एक्सेस टू सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इजंट इट गिवन? नहीं कह सकते हम इसको कि मैं पब्लिक हूं, मैं इलेक्शन के रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस कर सकती हूँ। सो देयर इज अ रूल ऑल्सो जो कि बोलता है कि आई कैन नॉट एक्सेस इट। इवन सीसीटीवी फुटेज का भी एक्सेस लिमिटेड लोगों को ही मिलेगा। So we'll not waste our time in these kind of trivial news. We'll give more impetus to things that are often repeated. जैसे पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड डायरेक्टली मैनेज होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इसके अंदर आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको रिलीफ देगा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज और नेचुरल डिजास्टर में। मान लो कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है, या फिर जैसे आपको मैंने बताया था चंगथंग डैम में सिक्किम में क्या हुआ कि वहां पे फ्लड्स आ गए, फ्लैश फ्लड आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में पैसा कहाँ से सरकार लाएगी? सरकार का भी तो बजट होता है ना, बजट से ऊपर कैसे जाए वो, है ना। तो वो अपने बजट से अलग रहने, इस तरह के फंड्स क्रिएट होते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव कंट्रीब्यूट टू दिस काइंड ऑफ फंड्स। फायदा मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट का फायदा मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इवन दैट सेटिस्फैक्शन यू गेट एज अ सिटीजन। देन वी हैव एनएचआरसी। एनएचआरसी पे हम कई बार बात कर चुके हैं। यू शुड जस्ट, इफ यू जैसे स्टेट पीसेस वगैरह का एग्जाम होगा तो आपसे मे भी पूछ लिया जाए कि न्यू एनएचआरसी चेयरपर्सन कौन है, तो आप देख लेंगे जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम है।
बट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट स्टेट NHRC, तो विल नॉट गो इन डिटेल। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको पहले ही पता है कि माइनॉरिटीज को लेकर हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस रहती है। सो वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन पर से, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक एक्ट के अंदर बना है, सेम नेम से एक्ट है 2004 में, और नाम से पता चला माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी माइनॉरिटी के राइट टू एजुकेशन पे एम्फेसिस करता है। सबसे बड़ी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कुछ माइनॉरिटीज जो हैं, जैसे कि आपके जैन माइनॉरिटी में आते हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में आते हैं, इनका अपना अपना रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ऑरा होगा, तो इनके पास राइट है कि वो अपने रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपने लैंग्वेज में, अपने इसमें पढ़ सकते हैं, राइट। अब इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, सोच के देखो, उसको क्वाजी जुडिशियल बनाएगी। उसके पास इतना पावर होगा जो एक सिविल कोर्ट के पास होगा, तभी तो उसको उसके पास पावर आएगी कि वो डील कर सके। तो ये सब सोचा करो तो इजी हो जाएंगे आपके लिए चीजें। अब जिसके हम बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने JPC भी बिठाई, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 129th 2024, जो कि क्या चाहता है, वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, साइमल्टेनियस इलेक्शन पर हमने अच्छे से डिटेल में बात करी थी, एक बताया भी थी मैंने आपको कि कमिटी बनी है जिसको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी जो है वो लीड कर रहे हैं, जो कि चेक करेगा कि क्या मतलब नीड है ना, कि नीड है भी नहीं अभी इंडिया में। तो उन्होंने रेकमेंड किया कि होना चाहिए, रोड मैप बनाओ साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए। और ये भी बताया था कि जो इलेक्शंस हो जाएंगे आपके स्टेट लेजिस्लेचर के और लोकसभा के, राज्यसभा के, जिसके भी, उसके अंदर 100 डेज के अंदर आपको लोकल बॉडीज के भी पोल कराने होंगे, ऐसा उन लोगों ने बताया है। तो देखो, आपको पता ही होगा, जहां तक मुझे याद है कि 1967 तक होता आ रहा था हमारे पास ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीज है, वो हम पहले भी करते आ रहे थे। देखो यहाँ पे, इफ यू वांट टू रीड, ये PIV का स्क्रीनशॉट है, यू कैन रीड इन डिटेल इफ यू वांट। तो यहाँ पे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखो तो यू कैन सी कि 1967 तक इट वाज अ नॉर्म, होता आ रहा था ये साइमल्टेनियस इलेक्शन। बट 1968 के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है साथ साथ करवाने की। तो इट्स नॉट लाइक कि पहली बार ऐसा हो रहा है, 67 तक इट वाज अ नॉर्म। और यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से PIB में भी कहा था कि वाइब्रेंसी लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस करा सकते हैं। मेंस में यू कैन कोट डायरेक्टली फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स। चलो, नेक्स्ट इज अट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो देखो, शेड्यूल कास्ट को जो है डिफाइन किया जाता है अंडर आर्टिकल 366 और 341 के अंदर। आपको पहले भी पता है शेड्यूल कास्ट कौन नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, ठीक है, किसी भी स्टेट और यूटी के लिए। भले ही शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बॉडी जो है वो लिस्ट बनाएगी कि कौन कौन से लोग होने चाहिए, बट अल्टीमेट अप्रूवल प्रेसिडेंट ही करता है। और जो ये आपकी शेड्यूल कास्ट ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली भी प्रोटेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 46 इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। लीगली भी हमने सिर्फ क्या होता है ना, सिर्फ आर्टिकल बन के होने से नहीं होता है, वी नीड सर्टेन लॉज जो उनको बैक कर सके। तो वी हैव सर्टेन लॉज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जो कि अनटचेबिलिटी को पनिश करता है, ठीक है। इसको PUCL एक्ट भी बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, PUCR भी आप बोल सकते हो। एंड प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट, ये तो हम सबको पता है, अगेंस्ट SC ST, जिसको एक ऑफेंस बना दिया गया, स्पेशल कोर्ट इसको डील करता है। तो ये सब आपको पहले ही पता होगा। उसके अलावा आपको पता ही है, मैनर स्कैवेंजर्स एक्ट पे भी हमने बात किया था, जो एलिमिनेट करना चाहता है मैनर स्कैवेंजिंग, क्योंकि अब डेथ हो जाती है उन सब चीजों से। और अट्रोसिटीज एक्ट भी है, जिसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई है SC ST वुमेन के अगेंस्ट। तो बहुत सारे लेजिस्लेशन आप देख सकते हो, 76 से लेकर लेटेस्ट 2015 तक भी हमारे पास लेजिस्लेशन है। OCI बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या क्लैरिफाई किया है कि OCI कार्ड होल्डर्स जो है उनको क्लासिफाई नहीं किया जाएगा एज फॉरेनर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, OCI को फॉरेनर क्लासिफाई कर दिया जाता था, बट अब ने रूल्स चेंज करी हैं। ये जो OCI स्कीम है ना, 2005 में आया था। सिटीजनशिप जो एक्ट है हमारा 1955 वाला, जो सिटीजनशिप राइट देता है हमारे, उसको चेंज करके हमने क्या किया था, OCI स्कीम हम लेके आए थे। कौन OCI कहलाएगा, तो जो पहले इंडियन सिटीजन रह चुके हैं, या तो डिसेंडेंट है, या तो उनके हस्बैंड्स या फिर वाइफ्स जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो वो OCI होल्डर्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन आपने ध्यान में रखना है कि कौन नहीं होगा OCI। कोई भी पाकिस्तान का नेशनल, बांग्लादेश का नेशनल या फॉरेन मिलिट्री पर्सनल नहीं होगा। इतना जानने से हो जाएगा आपका, ठीक है।
देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन ऑन मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन क्या होता है ना कि जब किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है, जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, तो क्या होता है ना कि उस इंसान के पास, उसको तो दे दिया कोर्ट ने कि अब आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो उसके पास दैट पर्सन हैज गॉट वन चांस कि वो जाकर के प्रेसिडेंट के पास अब बोलते हैं ना गुहार लगाए और बोले कि गिव मी मर्सी, मर्सी करो, दया करो, तो मर्सी पिटिशन होता है। तो इंडिया में आपके प्रेसिडेंट के पास पावर है मर्सी पिटिशन की डेथ पेनल्टी में, गवर्नर के पास नहीं है, बट दिस इज पार्ट ऑफ पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को भी मिली हुई है, गवर्नर को भी मिली है। तो यहाँ से यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ। मैंने आप लोगों को लगा दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या पावर प्रेसिडेंट की है, कौन सी पावर गवर्नर की है, ठीक है। और इतने टाइप ऑफ पार्डनिंग पावर होते हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कोई भी डेथ सेंटेंस है उसको लेकर जो है वो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है रिमिट करने की, गवर्नर नहीं डेथ सेंटेंस रिमिट कर सकता। बाकी आप सबको पता होगा, बट इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस अगेन, बट जो काम की चीज है यहाँ वो मुझे आपको बताना था। और ये पांचों जो पावर्स है वो भी आपने देख लेनी है। रिस्पाइट को आप रिस्पेक्ट से याद रख सकते हैं, रिस्पेक्ट स्पेशल लोगों को मिलती है, तो स्पेशल फैक्ट के लिए रिस्पाइट होता है। एंड रिप्रीव थोड़े टाइम के लिए, रिलीव, रिप्रीव मिलता जुलता लग रहा है ना, थोड़े टाइम के लिए रिलीफ है, वैसे टेम्पररी पार्ट के लिए स्टे है, दैट इज रिप्रीव। अगर ये दोनों आपको पता चले, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, बाकी तो बहुत ईजी है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, रिमेंबर इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट वी हैव ई दाखिल पोर्टल, बहुत सिमिलर है। ई दाखिल पोर्टल बस याद रख लो, यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि ई दाखिल पोर्टल कंज्यूमर अफेयर्स का पोर्टल है, जहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो बिना फिजिकली जाए हुए। ऑनलाइन पे पोर्टल है, ऑफकोर्स फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉयलर्स एक्ट पे हमने बात कर ही ली थी। नेक्स्ट वील सी इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो हमने बात की थी कि डिसरप्शन बहुत हुए हैं, ये डेटा है, यू कैन कोट इट एज सच इन मेंस और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। लेट्स सी डिजीज एक्स। देखो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको डीआरसी बोलते हैं, वहां पे एक फोकस दिखा है डिजीज एक्स का। अभी डिजीज एक्स आपसे एग्जाम में पूछता है, तो अब इफ दे आस्क यू एंड मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट कि डिजीज एक्स, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, डिजीज एक्स इज कॉज्ड बाय a lot of pathogens या फिर a variety of pathogen, let's make it more a variety of pathogens like virus, fungi, bacteria, that's why it's called disease X, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए एक नाम कर दिया है। एंड दूसरा स्टेटमेंट they'll ask you कि it is less lethal than कोविड, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 1 2, नीदर 1 नॉट 2, तो आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2। डिजीज एक्स इसलिए नाम नहीं दिया है बिकॉज देयर कुड बी फ्रॉम अ लॉट ऑफ लाइक पॉसिबल जूनोटिक। डिजीज एक्स इसीलिए दिया गया है, so sorry, answer would be only 2 because disease X नाम इसीलिए पड़ा है ना, because it can stem from anything, bacteria, fungi, bioterm, we don't know। इसलिए जब हम मैथ्स का कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो we think let the thing be X, वही यहाँ पे भी है, let the pathogen be X, we don't know the pathogen yet, और ये बहुत ही ज्यादा लीथल है। आंसर विल बी, सॉरी आई आस्क्ड यू ना कि विच इज करेक्ट, तो आंसर विल बी 1 ओनली। व्हाई 1 ओनली? बिकॉज 1 तो सही है, सेकंड सही नहीं, बिकॉज इट्स मोर लीथल देन SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 कोविड-19 का ही था। अभी रिसेंटली शायद एग्जाम हुआ है जियो साइंटिस्ट का, उसमें इन लोगों ने पूछ लिया था कि कोविड का कौन सा पैथोजन, SARS-CoV-1, CoV-2, दे कीप ऑन आस्किंग यूपीएससी, यू नेवर नो किस साल का पूछ दें। तो ये सब चीजों को देखो। अब मैं आप कल को ये जियो साइंटिस्ट की जगह यूपीएससी में आ गया होता कि SARS-CoV था, CoV-2 था, पीपल डोंट रिमेम्बर, 2020 की बात थी। तो आप आके नहीं चिल्ला सकते कि अरे हमें तो आपने पढ़ाया नहीं, सी लिखा हुआ होता है, यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि हाँ SARS-CoV-2 था। नेक्स्ट वी हैव द क्वेस्ट फॉर हेल्थ इक्विटी। तो हेल्थ इक्विटी जब भी टर्म आए तो यू जस्ट शुड थिंक अबाउट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर होता है। इक्विटी का मतलब होता है जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा दो, जिसको कम नीड है उसको कम दो, ठीक है, दैट इज इक्विटी नॉट इक्वालिटी। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसकी वजह से बहुत सारा आउट ऑफ पॉकेट कवरेज जो खर्चा है वो कम हुआ है, इस पे हमने बात की ही थी डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव सेफर स्मार्टर फेयरर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग है जो कि प्रिजन के ओवरक्राउडिंग को रोकेगा, क्योंकि आपको पता है प्रिजन में बहुत सारे अंडर ट्रायल्स होते हैं, अंडर ट्रायल्स जिनके ऊपर अभी तक कुछ सिद्ध नहीं हो सका है, दे आर नॉट कन्विक्टेड येट, दे आर जस्ट जो जेल में सड़ रहे हैं बिकॉज दे हैवंट गॉट बेल, बेल का जो भी कंडीशन है फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं।
तो बेल की कंडीशन फुलफिल नहीं करने की वजह से उनको जो है वो जीपीएस डिवाइसेस और मोबाइल एप्स वगैरह यूज करने की बात की जा रही है। देखो होता क्या है ना, जेल्स बहुत ओवरक्राउड हो जाते हैं अंडर ट्रायल्स की वजह से। तो क्या किया जाए, इनको बाहर छोड़ दिया जाए, बिकॉज दे कैन बी, देखो इफ दे आर नॉट गिल्टी बट दे कैन बी गिल्टी, वी नेवर नो। तो वो बाहर जाएंगे तो वो भी तो खतरनाक हो सकते हैं ना सोसाइटी के लिए। तो उनपे क्या किया जाए, हम सोचते हैं कि उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक करें, जीपीएस या डिवाइस या मोबाइल ऐप लगा के। जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप वेस्ट के यूएस के सिटकॉम वगैरह देखते हो तो आप देखते हो कि जब भी कोई वहां पे जेल में उसके ऊपर छोटी मोटी क्राइम करता है या पेटी क्राइम्स करता है तो उनको एंकल मॉनिटर्स लगा दिया जाता है उनके पैर में, और फिर उनको छोड़ दिया जाता है अब जाओ बाहर, ताकि उनको ट्रैक किया जा सके कि वो बंदा जा कहाँ रहा है। सेम इंडिया में भी करने की सोची जा रही है। तो ये देखो, ये एंकल मॉनिटर, ये देखो ऐसे पैर में लगा देते हैं, और गवर्नमेंट की लगाई हुई थी, गवर्नमेंट ट्रैक करता रहता है मूवमेंट, सो दैट अगर कोई भी क्राइम हो तो उस बंदे का मूवमेंट पता चल जाए। नेक्स्ट वी हैव केस एंड काउंट। तो ये कास्ट सेंसस की बात हो रही है कि कास्ट सेंसस जो है वो कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी पार्टीज चाह रही है कि वर्ल्ड वाइड कास्ट सेंसस हो, बट ऐसा है नहीं। अभी रिसेंटली बिहार ने कास्ट सेंसस कराया, उसके बाद जो है सारी गवर्नमेंट स्टेट कैसे पागल हो गई कि हाँ हमें भी कास्ट सेंसस कराना चाहिए। लेट्स सी। तो देखो कास्ट सेंसस के बारे में यू शुड नो कि कास्ट सेंसस इज नॉट अ न्यू थिंग। 1931 तक कास्ट सेंसस हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट करवा रही थी, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस ये नहीं हुई है चीज। तो यही सब चीजें पढ़नी है, अदर देन दिस यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद झारखंड, हाँ देखो एक बार ना हरियाणा ने क्या किया था कि 75% लोग जो कि अब हरियाणा के हैं उनको ही बोला था कि उनको ही जॉब्स देंगे। वैसे झारखंड ने भी कोशिश किया कि एक लॉ बना दे जिसमें 75% रिजर्वेशन कर दे प्राइवेट सेक्टर जॉब में सिर्फ झारखंड के लोगों को। तो उसको हाईकोर्ट ने उसको बोला कि स्टे कर दिया, उस पर स्टे लगा दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी ना हरियाणा में ऐसा हो चुका है। आपको पता ही होगा कि हमारे पहले भी ये सीलिंग फिक्स हो चुकी है। 50% इंदिरा साहनी केस जो था, इंदिरा साहनी जजमेंट, उसमें सीलिंग फिक्स हो चुकी है, 50% तक ही रिजर्वेशन मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। देयर कैन नॉट बी एनीथिंग। तो भाई वायलेशन है आर्टिकल 14 और 19 क्लॉज 1G का। नेक्स्ट वी हैव रिस्ट्रक्चरिंग। देखो अभी रिसेंटली ना इसरो के जो चेयरमैन है के राधाकृष्णन, उन्होंने एक पैनल को हेड किया था। उस पैनल को हेड करके उन्होंने क्या बोला कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, और जो भी एग्जाम्स होते हैं ना उसमें जो है वो चीजों को बेटर किया जाए ताकि चोरी ना हो। बिकॉज ये चोरी वगैरह वाली जो चीजें है ना वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में। तो उन्होंने डिजीज एग्जाम सिस्टम कर सकते हैं, इसमें एआई या फिर आधार बायोमेट्रिक से हम लोग, कोई इंसान जो किसी और की जगह जाके बैठ जाता है पेपर देने, वो सारी चीजें रुक सकेगी, इम्पर्सोनेशन कर्व हो पाएगा, और भी उन्होंने बताई। यू डायरेक्टली इनमें बहुत अच्छे से मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके लिए इजी भी होगा। बट अदर देन दैट द थिंग्स आर मोर और लेस वेरी कॉमन। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में ऑप्शन आ जाए तो यू विल गेट कंफ्यूज। बस यू शुड नो कि एआई वगैरह यूज करने की हम बात कर रहे हैं। सेफ एकोमोडेशन पे हमने बात कर ही ली थी। लेट्स सी व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। तो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम क्या है कि देखो जो फॉरेनर्स है ना उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना कंट्रोल्ड है उनके लिए। ठीक है, फॉरेन विजिटर सेंसिटिव एरियाज में तभी जा सकते हैं जब उनको ऑर्डर मिलेगा बॉर्डर एरियाज में। जैसे आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि कैसे इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इनर लाइन परमिट मिलके तब सिटीजन घूम सकते हैं। जो फॉरेनर्स हैं उनको सेंसिटिव एरियाज के लिए ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। फॉरेनर्स को प्रोटेक्टेड एरिया का परमिट मिलेगा तब भी वो वहां पे विजिट कर सकते हैं। पहले क्या था ना 2010 तक टूरिज्म के लिए इसको रिलैक्स कर दिया गया था, पर बाद में सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से ऐसा नहीं किया गया। देन पीएम डिवाइन। देखो पीएम डिवाइन इज इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म पहले जानो। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अब समझ में आ गया कि डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, इसमें बहुत पैसे दिए गवर्नमेंट ने। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है ना इंडिया का दैट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बट इज रिलेटिवली अनटच्ड। वी डोंट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू दिस नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो रिलेटिवली अनटच्ड होने के वजह से इट हैज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, पहली चीज, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ culture that needs to be protected, बहुत सारी चीजें हैं, so that they don't feel alienated, they are also part of India। so इसीलिए गवर्नमेंट ने सेंटर सेक्टर बजट 2022-23 में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान की बात की थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और पीएम डिवाइन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा था। और ये जो है वो कौन देखेगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आपको पता होना चाहिए एक मिनिस्ट्री भी है जो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट देखती है, और इसको पीएम गति शक्ति के साथ अलाइन कर दिया गया ताकि कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर हो सके।
सके। आप कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर कर पाओगे अगर कनेक्टिविटी ही नहीं है? तो उसको गति शक्ति के साथ, और ये सारे कुछ फोकस एरियाज हैं, और सोशल इश्यूज को भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा, तो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। फिर प्रधानमंत्री जन आवास योजना के बारे में तो आपको पता ही है कि आवास के बारे में बात करते हैं, ये सारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जिनको आवास मिलेगा, ये सारे फोकस एरियाज हैं, और हाउसिंग फॉर ऑल हम 2047 तक चाहते हैं। देन आपका है R&D। देखो, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है गूगल की, डीप माइंड, उनका एक प्रोजेक्ट था अल्फाफोल्ड, जिसके लिए ना इनको कहीं ना कहीं हमारा जो नोबेल प्राइज है ये इसी से जो है वो नोबेल प्राइज हमारा, क्योंकि इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर नहीं, प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है ना, उस चीज को इन लोगों ने अनवील किया था। तो एआई का यूज करके ये चीज अनवील हुई थी। बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था ये इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, क्योंकि बहुत ट्राई किया साइंटिस्ट ने। तो डीप माइंड एक प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि गूगल की डीप माइंड अल्फा फोल्ड फ्री में चला रही है, वो पैसे लेती है रिसर्च के लिए और फिर साइंटिफिकली ये काम कराती है। तो इसके ऊपर लोगों के डिबेट स्टार्ट हो गया कि अगर ये प्रॉफिट ड्रिवन है तो साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी कैसे बनी रहेगी? जिसका अपना उसमें पैसा ज्यादा होगा वो चाहेगा कि उसका कुछ ना कुछ ट्वीक हो सके। पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा लेने से इशू ही होगा, पैसा लेने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हो सकती है। आई अग्री कि थोड़ा इशू आ सकता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो पाएगी कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी कि नहीं, बट ये फंडिंग की वजह से इनोवेशन भी तो बढ़ेगा। कई बार क्या होता है ना कि साइंटिफिक चीजों में पैसे चाहिए, R&D फ्री में नहीं होता है, सो यू नीड मनी, सो देयर नीड्स टू बी अ मिडिल ग्राउंड कि ट्रांसपेरेंसी भी बने रहे और इनोवेशन भी फॉस्टर होता रहे। तो यहाँ से प्रोज एंड कॉन्स आप पढ़ सकते हैं, आंसर्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे SNT के, GS3 के। फिर है डिमांड फॉर होल्डिंग पार्लियामेंट्री सेशंस आउटसाइड दिल्ली। तो आपको पता है पार्लियामेंट्री सेशन दिल्ली में होते, तो अभी साउथ इंडिया के जो कांग्रेस के MP हैं, YSR जो है, उन्होंने बोला कि साउथ इंडिया में भी करो सेशन, क्योंकि लॉजिस्टिक चैलेंजेस हो जाते हैं, बार बार इतने दूर साउथ इंडिया से दिल्ली आना सिर्फ और एक पार्लियामेंट के सेशन के लिए, इट बिकम्स वेरी कम्बरसम। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे इंसान है जो बोल रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सेशंस की बात की थी कि अगर आप पार्लियामेंट्री सेशन करो तो आप डिसेंट्रलाइज करो, जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही हो, साउथ इंडिया में भी सेशंस करो। और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ का वेदर भी अच्छा है, उन्होंने बोला सुटेबल लोकेशन भी हैदराबाद आइए, वहां पे कीजिए, ताकि इंक्लूसिव हो सके साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया को ऐसा ना लगे कि बार बार नॉर्थ इंडिया जाना पड़ रहा है। सो मेक सेंस, राइट? आप लोग भी मन में सोचना है, इज इट फीजिबल और नॉट? आपके मेंस के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत काम आएगा। एंड देन वी हैव अगेन राइजिंग रोड एक्सीडेंट इज जस्ट डेटा, आपके कोई काम नहीं आएगा इस पॉइंट पर। देन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यहाँ से आप चाहो तो यू कैन रीड इट, जब खुद से पढ़ो तो एक बार ऐसे गो थ्रू कर लेना, नजर मार लेना बस, पर उसको इतना इंपॉर्टेंस मत देना, उसको इंपॉर्टेंस देना जो काम का है। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है। ये गोकुल मिशन में हम क्या कर रहे हैं ना, अपनी इंडिजिनस बोवाइन स्पीसी, जो अपनी देसी गाय वगैरह है, उनको कंजर्व करेंगे और मिल्क प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। तो कौन सी देसी ब्रीड्स पे? जैसे पुनगानूर। पुनगानूर ऐसी गाय है ना जो क्लाइमेट रिजिलियंट है, हाई क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करती है और अपनी देसी ब्रीड है, तो उनको कंजर्व करो, है ना। हम यहाँ कहाँ न्यू जर्सी वाली जर्सी ब्रीड और इन सब के पीछे पड़े हुए हैं, जब वी हैव आवर ओन ब्रीड्स, राइट? तो हम कैसे फोकस करेंगे इनके कंजर्वेशन के लिए? तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, जेनेटिक मेरिट देखेंगे और कंजर्वेशन के एफर्ट्स को बढ़ाएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन, देखो हमारी गवर्नमेंट चाहती है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लाने की। इसमें क्या होगा ना कि इंश्योर करेंगे, चाहे आपका कोई भी रैंक हो, कितने दिन भी काम किया हो, फेयरनेस करने के लिए कि सब तो रिटायर ही हो गए हैं तो सबको एक ही पेंशन दो। तो इसमें जो पेंशन रिवीजन होगा हर 5 साल पे होगा और एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,450 करोड़ का आएगा। इसके अंदर आर्म फोर्स के पेंशनर्स होंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, वॉर विडोज को मिलेगा, डिसेबल्ड पेंशनर और उनकी फैमिलीज को भी मिलेगा। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में सबसे हाईएस्ट नंबर है इस 1 रैंक 1 पेंशन के बेनिफिशियरी की। नेक्स्ट, इस पे हम बात कर चुके हैं, ये न्यूज हमने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम के बारे में भी बात किया था कि किस तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग कर रही है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड कंसर्न। तो देखो, गवर्नर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है। गवर्नर से रिलेटेड चीजों पे भी मैंने एक बार शायद आपको बताया, हाँ मैंने डिटेल में बताया, स्टिल विल गो थ्रू अगेन। आर्टिकल 153 बोलता है कि गवर्नर होना चाहिए 1 स्टेट में, बट दैट डज नॉट मीन कि एक स्टेट में एक ही गवर्नर होगा।
दैट इज नॉट ट्रू। वन स्टेट वन गवर्नर का कोई स्कीम नहीं है। आपका कभी कभी एक गवर्नर जो है 2 या 3 स्टेट को ज्वाइंटली भी जो है वो देख रहे होते हैं, तो मल्टीपल स्टेट्स भी देख सकते हैं। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से बाउंड होता है और प्रेसिडेंट का एक तरह से आप मान सकते हो एजेंट होता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, एंड ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर टेन्योर। ये चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन दैट आई नो मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर कि उनकी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो आप यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव पीएम श्रम योगी मानधन योजना। देखो ये श्रम योगी मानधन योजना जो है ना, ये बहुत अच्छी स्कीम थी जब आई थी, लेकिन अभी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कम हो गया, अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर हुआ क्या था, 2019 में लॉन्च होता है, जिसमें 3,000 रुपए की मंथली पेंशन हर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मतलब होता है? जिसमें किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं चल रहा है, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे क्या है, आपके घर मेड आती है ना, दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर की पार्ट है, आपने कोई ये नहीं किया है। उसके अलावा जो आपके इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे रैग पिकर्स हो गए, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। ये लोग जो है किसी तरह के इसमें नहीं काम करते हैं। ये स्विगी विगी वाले भी एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, इनके पास कुछ नहीं है। तो इनको मंथली पेंशन की बात की जाए 3,000 पर महीने, और ये 18 से 40 साल के लोगों को मिलेगा, वर्कर्स को, जो 15,000 से भी कम महीना कमाते हैं उनको। ऐसा नहीं सबको दे देंगे, जो 15,000 से कम कमा रहे हैं उनको। पर इसमें कोई लमसम बेनिफिट नहीं था और इसको देने की बात की जा रही थी, पर ढंग से परफॉर्मेंस नहीं देखी गई यहाँ पे, राइट। देन वी हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनसीडी, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। देखो ये 2 तरह के डिजीज है, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? जो कि स्प्रेड होगी, दैट कैन स्प्रेड करने के चांसेस है बाय टच और बाय एनीथिंग। मतलब अगर मैं किसी कम्युनिकेबल डिजीज वाले पेशेंट के पास चली जाती हूँ तो इट विल बी ट्रांसमिटेड टू मी, मेरे पास भी आ जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट हो सकता है। पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज है कि मुझे नहीं ट्रांसमिट होगा, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो उसके प्रिवेंशन के लिए एक प्रोग्राम लाने की बात की जा रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी हुई? अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज, तो मुझे थोड़ी ना हो जाएगा, या किसी को डायबिटीज है तो मुझे नहीं होगा, किसी को कैंसर नहीं है तो मुझे नहीं होगा। बट एड्स, इट्स अ कम्युनिकेबल डिजीज, अगर उसका ब्लड मेरे कॉन्टैक्ट में आ गया तो हो जाएगा। कोविड वॉज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसके लिए क्या जरूरी है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसका बर्डन बहुत ज्यादा है, इनमें 63% डेथ्स इसके वजह से होती हैं। स्पेशली डायबिटीज बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। इसको ठीक करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है, क्लिनिक्स की जरूरत है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो इज नो ब्रेनर, चाहिए ही चाहिए। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर वो हमें मिल जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट, बट वी नीड मोर। उसी के लिए ये स्कीम लाने की बात की जा रही है, प्रोग्राम बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आईआर। आईआर में इस बार वील गो इन अ स्मार्ट मैनर सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर टाइम इधर उधर। ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर, पहली बात तो देखो यहाँ ग्लोबल वन स्टॉप सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूव किया। इसमें होगा क्या ना, बहुत सारे अपने इंडियंस है ना जो डिस्ट्रेस में दूसरी कंट्री चले जाते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, कनाडा में, सिंगापुर में, वहां पे हम 9 ग्लोबल वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने सेंटर की बनाने की बात करें, 9। इसमें क्या होगा ना, विमेन जो वल्नरेबल सिचुएशंस में है उनको इमीडिएट नीड के लिए हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा और क्रिटिकल सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें से डिफरेंस किया गया है 7/2, 7 शेल्टर होम में ये वन स्टॉप सेंटर्स बनेंगे और 2 ऐसे विदाउट शेल्टर होम्स में। तो शेल्टर होम क्या होता है, जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हो तब तक कुछ दिन के लिए आप शेल्टर होम में रहते हो। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया में शेल्टर होम्स में होंगे, और टोरंटो, सिंगापुर में बिना शेल्टर होम्स के होंगे। इसको सपोर्ट कौन करेगा, तो वेलफेयर मेजर्स को फंड करेगा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, अपना एक फंड है, वहां से पैसा आएगा। ये वन स्टॉप सेंटर ऐसी कोई नई चीज नहीं है, 2015 से ही हमने इसके बारे में बात करी है। और मिशन शक्ति जो विमेन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, उसमें जो संबल कंपोनेंट है, 2 पार्ट है मिशन शक्ति का, ठीक है, उसमें एक संबल एक शक्ति है। तो संबल कंपोनेंट जो मिशन शक्ति का, उसके अंदर वन स्टॉप सेंटर को इंटीग्रेट किया गया। बेसिकली वन स्टॉप सेंटर विमेन्स की हेल्प करेगा वल्नरेबल सिचुएशन में उनको मदद करने के लिए, ठीक है। तो याद रखो, इट्स फॉर विमेन, एकदम ये दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव लेक्की डीप सी पोर्ट। याद रखो लेक्की कहाँ है, नाइजीरिया में है।
ओके, नाइजीरिया का पोर्ट है और इसके ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि चाइना इसको बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है। अब चाइना कहीं पे भी बहुत ज्यादा पैसे लगाता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लेकी डीप सी पोर्ट जो है वो आपके देखा जाए तो वेस्ट अफ्रीका का, कौन से पार्ट की बात करें हम, वेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा पोर्ट है। और वेस्ट अफ्रीका का कोई बड़ा पोर्ट है तो मैं आपको मैप दिखाती हूँ। सी, दिस इज अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का बहुत बड़ा पोर्ट है लेकी। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो अपना इंडिया अगर कल को कुछ भी इधर सेंड करने की कोशिश करे यूएस यूके में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि चाइना यहाँ पे अपना इतना ये बना लेगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज अटलांटिक सी से यूएस वगैरह जाने का बहुत अच्छा रूट है हमारा, दैट विल गेट, केप ऑफ गुड होप वाली रीजन है ना यहाँ पे, तो दैट विल गेट हैम्पर्ड। तो इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान में रखो। नाइजीरिया, नाइजीरिया याद रख लो। नेक्स्ट वी हैव किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान बॉर्डर। देखो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने फाइनली एक डिमार्केशन अग्रीमेंट साइन किया जिसमें 970 किलोमीटर लॉन्ग इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो उन्होंने खत्म कर दिया है। और ये कहाँ पे, सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली। तो ध्यान रख लो, फरगाना वैली में इशू किस दोनों कंट्रीज के बीच में था, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाएगा, दिस इज मोर और लेस जस्ट वर्ड्स, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, बट या क्योंकि सिमिलर चीज है ना, टेरिटोरियल क्लेम्स ही चल रहे होंगे, रिसोर्स का ही एक्सेस का डिस्प्यूट हो रहा होगा, क्या ही दोबारा पढ़ना, बट ये लोकेशन ही आएगा आपका, फरगाना वैली कौन सी कंट्री के बीच में, क्या अग्रीमेंट हुआ है। देन वी हैव ISSA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इंडिया ने यहाँ पे जीत लिया है गुड प्रैक्टिस अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है, हमारा ये अच्छा अवार्ड है, कुछ नई चीज अवार्ड मिलता है तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ISSA को फाउंड किया था और क्या ही काम करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, सोशल और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सीलेंस को बढ़ाएगा। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट वी हैव इकोवास। इकोवास इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर, अभी आपने मैप में देखा वेस्ट अफ्रीका, ये रहा आपका वेस्ट अफ्रीका, वेट सी, दिस इज वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ के कंट्रीज ने मिलकर इकोवास किया बिकॉज वेस्ट अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट, हर रीजन इंपॉर्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे रिसेंटली कुछ कंट्रीज ने छोड़ दिया इकोवास को, जैसे माली, बुर्किनो फासो, नाइजर, क्योंकि ये सारे मिलिट्री रूल में है। ये देखो, ये इन तीनों ने इकोवास छोड़ दिया। इकोवास बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट अफ्रीका डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट के लिए। ये जो इकोवास है आपके 1975 में ट्रीटी ऑफ लागोस से बना था। कुछ ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। इसमें 12 कंट्रीज अभी हो गई हैं क्योंकि 3 ने विड्रॉ कर दिया है, तो 3 पहले तो 15 हुए होंगे बट अभी 12 हो गए हैं, 12 कंट्रीज हैं। और ये अगर इकोवास के अंदर कोई है तो वहाँ फ्री मूवमेंट है पर्सन और इको टूर एक्शन प्लान, मतलब फ्री मूवमेंट हो सकता है क्या, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है ताकि ये लोग आपस में सेल्फ सफिशिएंट रह सके, बस ये वाली चीज है। देन ये इस पे हम बात कर चुके हैं G20 के हंगर वाले पे। यूएन कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, तो इंडिया जो है इसको चेयर करेगा, बस इतना याद रखो, और दूसरा इकोसॉक के अंदर है, दैट्स इट, मोर देन एनफ। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब नाम से सोचो, एग्रीकल्चर फंड एंड डेवलपमेंट, तो पार्टनरशिप किन्होंने करी होगी, तो यहाँ पे यूपीएससी माइट गिव यू, एग्रीकल्चर है तो FAO दे सकता है यूपीएससी, है ना, आपको दे सकता है फूड एंड एग्रीकल्चर, बट नो, 2 ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप है, दैट इज UN और ओपेक, ठीक है। तो इन दोनों की पार्टनरशिप है, क्यों है, तो फूड इनसिक्योरिटी और रूरल पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से फूड इनसिक्योरिटी इज रिलेटेड, नो इशू। तो 1974 में एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस आया था, उसी का आउटकम ये ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रहा है। इसका हेडक्वार्टर रोम और इटली में है और ऑफ कोर्स इंडिया इसका मेंबर है। देन लताकिया पोर्ट, लताकिया पोर्ट सीरिया में, बस इतना याद रखो, सीरिया में है, मेडिटेरेनियन कोस्ट में होगा ऑफ कोर्स, और ये सारे कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करता है और सीरिया के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट एम्पल टाइम्स एंड यू शुड नो कि 2021 से इट्स एन UN ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Next we have Panama Canal. It's very important. I'll mark is double star. क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रम्प जीतते हैं ना इलेक्शन, ट्रम्प क्या बोलते हैं, he wants Panama Canal back. Panama Canal back. इससे क्या पता चलता है
यूएस का रहा होगा तभी तो वापस मांग रहे। देखो पैनामा कनाल बनाया यूएस ने, ठीक है, पर यूएस ने बाद में ये पैनामा को दे दिया था, 1914 में हैंड ओवर कर दिया था, 1999 में पैनामा को बनाया, 1914 में बनता है पैनामा कनाल। पैनामा कनाल बना क्यों? क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को लिंक करना था। चलो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट, इस पर हम बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक, यहाँ है आपका अटलांटिक ओशन, ये है आपका यूएस, और ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पे है आपका पैनामा, ठीक है, इधर यहीं पे बनता है वो पैनामा कनाल। तो बाद में पैनामा को हैंड ओवर कर दिया जाता, बट ट्रम्प इज सेइंग कि ही वांट्स दैट बैक। तो पैनामा के पास अभी फुल कंट्रोल है सिंस 1999, और इसके लिए दो ट्रीटी साइन हुई, एक पैनामा कनाल ट्रीटी और दूसरी परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर यूएस बोलता है ये यूएस को जब भी मिलिट्री एक्सेस चाहिए होगा इमरजेंसी के लिए वो मिल जाएगा पैनामा से। मतलब पैनामा को कभी भी इस कनाल में यूएस को लगता है कि उसको किसी भी इमरजेंसी के लिए, तो वो न्यूट्रलिटी ट्रीटमेंट के अंदर एक्सेस दे देगा पैनामा। लेकिन व्हाट ट्रम्प वांट्स इट बैक, बोलता है वो हमारा है। वो बोलते हैं कि बहुत सारे अमेरिकन मरे हैं पैनामा कनाल बनाने के लिए, तो इट्स आवर ब्लड एंड स्वेट, सो वी वांट इट बैक, ठीक है। तो यू नो हाउ कंट्रोवर्शियल ट्रम्प इज, सो दैट्स अनदर थिंग। देन यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, तो अपने जस्टिस मदन बी लोकुर जो हैं, जो एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, उनको यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया गया है अंटिल 2028। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल, ये 2009 में अपनी यूएन जनरल असेंबली बनाती है, ओके। और यहाँ से आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हो कि जो यूएन का जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें भी तो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, तो कोई और बॉडी तो होगी ना जो देखेगी, तो वही बॉडी है ये। देन कैनरी आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड जो है ना आपके स्पेन का पार्ट है स्पेन के, लेकिन जब भी किसी अफ्रीकन को, है ना, क्या होता है अफ्रीका के लोग वहां के सिविल वॉर्स और ये मिलिट्री कू और टेररिज्म से बहुत परेशान है, तो वहां पे क्या होता है ना कि दे वांट टू गो टू यूरोप सो दैट दे विल गेट अ बेटर लाइफ। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कैनरी आइलैंड्स को चूज करते हैं एज अ माइग्रेशन गेटअवे, ताकि वो चले जाएं आराम से स्पेन में। तो आप कैनरी आइलैंड का लोकेशन देखेंगे ना तभी आप समझ जाओगे। यहाँ से थोड़ा मेन आइलैंड्स का नाम याद रख लो, लैंजारोट, ग्रैंड कैनरी क्योंकि कैनरी आइलैंड्स है, ला पाल्मा नाम की एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज भी है जो कि आपकी आप चाहो तो देख सकते हो, इट्स अबाउट अर्थक्वेक, बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत लिमिटेड है, टाइम मिले एग्जाम के बाद तो देखना, नॉट राइट नाउ बट या। तो ये ला पाल्मा एंड देन टेनेरिफ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेन आइलैंड्स हैं इसके कैनरी आइलैंड के। और कैनरी आइलैंड बहुत सारे माइग्रेंट्स यूज करते हैं सो दैट दे कैन ट्रैवल टू यूरोप। अब यहाँ पे देखो मैप में देखो, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ कैनरी आइलैंड्स है, यहाँ स्पेन है। तो अफ्रीकन जो स्पेशली मोरक्को के हैं वो कैनरी आइलैंड जाते हैं, कैनरी से दे यूज बोट और बाय एनी मींस दे गो टू स्पेन। तो ये क्या यूज करें एज अ माइग्रेशन रूट सो दैट इट्स अ पॉइंट ऑफ बिकम्स अ पॉइंट ऑफ एंट्री टू यूरोप, ठीक है। एंड आई डोंट नीड टू टेल यू कि क्यों यूरोप जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स बेटर कंडीशंस है। देन मानामा डायलॉग, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने 20th मानामा डायलॉग को अटेंड किया जो कि बहरीन में हुआ था, और इसको ऑर्गेनाइज कर दी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस होता है जो कंट्रीज एक दूसरे को देती हैं। क्या फायदा है अगर मुझको मोस्ट फेवर्ड नेशन का कैटेगरी, मैंने मान लो जापान के साथ एमएफएन साइन करा है, ठीक है, इंडिया ने, तो क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो लोअर टैरिफ, एक दूसरे से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, बेटर कोटास देंगे कि तुम इधर अपना सामान बेचो तुमको इतना कोटा देंगे, यहाँ कम हो जाएगा पैसा, मिनिमल बैरियर। यूजुअली क्या होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बैरियर्स लगाता है। एक टैरिफ बैरियर होता है, टैरिफ बैरियर तो हो गया तेरा पैसा, है ना, ये पैसे जो लेते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या हो गया, जिसमें पैसा नहीं लेते बट देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर, जैसे मेजर्स, सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, इतना होना चाहिए परसेंटेज कंटामिनेशन का, तो इतना होना चाहिए, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपना जो कोई मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट साइन करता है ना, तो फेयर ट्रेड और मार्केट एक्सेस दे सकते हैं एक दूसरे का, दोनों का, तुम मेरा भला करो मैं तुम्हारा भला करूंगी, वैसा ही होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड ने रिसेंटली ये वाला स्टेटस इंडिया से हट छीन लिया,
क्यों छीन लिया? क्योंकि अभी एक नेस्ले को टैक्स को लेकर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी जिसमें उन्होंने बोला कि नेस्ले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कर रहा है, और इस वजह से क्या हुआ कि स्विट्जरलैंड ने उसको छीन लिया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ना, तो ये इतना आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट वी हैव ऑसम। ऑसम इज अफ्रीकन यूनियन स्टेबलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन इन सोमालिया। ठीक है, सोमालिया अफ्रीकन नेशन है। तो देखो सोमालिया जो रीजन है ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रीजन है। क्यों? यहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पीस और डेवलपमेंट तो मेंटेन ही नहीं हो सकती। सोमालिया के बारे में आप जब भी सुनते हो, आप बोको हराम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते होगे, विच इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये हमेशा कई बार ना गर्ल्स को किडनैप कर लेते हैं। लाइक टन्स में स्कूल में पढ़ रही हैं गर्ल्स और वो किडनैप हो जाती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है इस्लामिक रिजीम मेंटेन हो, और ये जो है उनको नहीं पसंद होता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, ये किया जाए, बहुत सारे इश्यूज है। तो टेररिज्म को लेकर बहुत ज्यादा ये डील करता है सोमालिया, तो इसीलिए ये ऑसम बनाया गया ताकि सोमालिया को सपोर्ट किया जा सके, सोमालिया को एक तरह से बेनिफिट मिल सके, यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेज आ सके, यूरोपियन यूनियन, यूएसए सब इसको पार्टनर करते हैं, तो अच्छा काम होता है यहाँ पे। सोमालिया की बात की जाए तो सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, आपको पता ही है हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये होता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें 3-4 कंट्रीज है जिनका नेमोनिक सीड है, जिसमें आपका सोमालिया है, एरित्रिया है, जिबूती है, आपको ये पता ही है। और यहाँ पे कौन से 2 रिवर्स हैं, जैसे जुब्बा और शाबेल। चलो हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती एंड एरित्रिया, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो सोमालिया में एक और इशू है, सोमालिया में सिर्फ टेररिज्म ही नहीं है, सोमालिया में हमने देखा होगा पायरेट्स का भी बहुत इशू है। सोमाली पायरेट्स, यहाँ पे पायरेट्स बहुत होते हैं जो लूटते रहते हैं, जब भी यहाँ से कोई शिप जाती है उनको लूट लेते हैं। तो जुब्बा और शबैल रिवर्स का नाम याद रखना है। देन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, याद रखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने इक्टा साइन किया है, एंड अगेन वी हैव श्रीलंका एंड इन्होंने भी इक्टा साइन किया, दैट इज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है इकोनॉमी भी बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे दोनों को, जैसे गोल्ड स्टडेड, डायमंड, टर्बोजेट, ये सब का डाइवर्सिफिकेशन होगा। H1B वीजा, देखो H1B वीजा जो है ना वो किसको मिलता है, तो वो एक नॉन माइग्रेंट को मिलता है। ये एक नॉन माइग्रेंट वीजा है, सॉरी नॉन इमिग्रेंट वीजा है, इमिग्रेंट नहीं है। अगर आप कोई इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, आप यूएस में जाके काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको H1B वीजा मिलेगा, वहां यू कैन वर्क। आपको एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो भी आपकी डिग्री चाहिए, और उसके बाद ये 3 साल के लिए मिलेगा H1B, और फिर 6 साल तक एक्सटेंडेबल, काम करो वापस आओ, ठीक है। लेकिन ये डुअल इंटेंट वाला है, ऐसा नहीं है मान लो अब मुझे H1B वीजा मिल जाता है, मैं यूएस में काम करने लगी, मुझको बहुत अच्छा लगा यूएस का, बट आई वांट कि मुझे वहां स्टे करना है, तो मैं ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ विद H1B वीजा। इधर आई कैन मैरी अ फॉरेनर ग्रीन कार्ड के लिए, जो करते हैं मोस्टली, और देयर आर सम अदर वेज जिससे आप ग्रीन कार्ड ले सकते हो। तो ये डुअल इंटेंट का H1B वीजा, ठीक है। लेकिन ट्रम्प जो है ना, वो जब भी आते हैं उनको पता नहीं क्या होता है, वो जो ये H1B वीजा है ना उसको खत्म करने की बात करते हैं। उनको लगता है कि ये इमिग्रेशन का इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत फॉरेनर्स आके हमारा जॉब लूट के ले जा रहे हैं। ऑफकोर्स लेके जाएंगे, जब आपकी खुद की जनता इतनी केपेबल नहीं है तो हम ही जाएंगे आप लोगों की हेल्प कराने ढंग से, तो आपका कोई सॉफ्टवेयर चलता वलता है नहीं, हमारे लोग जाके CEO बनते हैं, बिकॉज वी हैव दैट कैपेसिटी ना। और सिर्फ हम नहीं, पूरा एशिया जाता है। देन वी हैव इंडिया श्रीलंका रिलेशन, जिसमें इक्टा की बात की जा रही है। यहाँ से आपके काम का है कनिक सुथराई पोर्ट रिहेबिलिटेशन। तो ये एक पोर्ट है जिसमें इंडिया श्रीलंका एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, इंडिया कुछ पैसे दे रहा है इसके जॉइंट डेवलपमेंट करने के लिए, इतना ही काम का है। एंड देन वी हैव सम मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है, जिसमें मित्र शक्ति इंपॉर्टेंट है, एंड स्लीनेक्स। इंडिया भूटान रिलेशंस पे हम बात कर चुके हैं, जिलेफू माइंडफुलनेस सिटी पे भी बात कर चुके हैं। इंडिया कुवैत के रिलेशंस, तो इंडियन पीएम जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने विजिट किया कुवैत को, जो जिससे पहला विजिट हुआ बाय एन इंडियन पीएम इन 43 इयर्स। पहली बार 43 साल्स में कोई कुवैत गया है, और वहां पे इनको एक अवार्ड मिलता है। दिस अवार्ड, द नेम ऑफ दिस अवार्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट। अवार्ड इज ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, अल कबीर कुवैत, दोनों में के है तो उससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम वहां पे गए तो ऑफ कोर्स हमने कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए कुछ काम किया होगा। आपको बताया था मैंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वो नेशंस है जिनके पास ऑयल और पेट्रोलियम रिच नेशंस है, ठीक है, उसमें आपका कुवैत आता ही है, हमने अच्छे से बात की थी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितनी कंट्रीज थी? 6 कंट्रीज थी, सारी के सारी मिडिल ईस्ट में थी, क्योंकि उनका ऑयल और पेट्रोलियम रिच थे। इसी में आपका बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी, UAE सब हमने बात करी थी, तो उसमें कतर तो था ही था। तो कतर एक बहुत
मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है इंडिया के लिए। 14% इंडिया का फॉरेन ट्रेड वहां से होता है। इंडियन डायस्पोरा 8 मिलियन इंडियंस आपको जीसीसी कंट्रीज में दिखेंगे, स्पेशली सऊदी में और कतर में तो बहुत जाते हैं। तो ये जब समझ में आ गया, देन वी हैव ट्रेड वेपनाइजेशन। देखो इंडियन एक्सप्रेस इंडिया में जो है वो हम लोगों को डर है कि ट्रेड वेपनाइजेशन हमारे जॉब्स पे इम्पैक्ट करेगा। अब देखो ट्रेड वेपनाइजेशन कैसे होती है, एक फॉरेन पॉलिसी को यूज करके, ट्रेड को यूज करके फॉरेन पॉलिसी का काम निकाला जाता है। जैसे क्या हुआ था ना, 1973 में अरब स्टेट्स ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था अगेंस्ट यूएस। उन्होंने यूएस को ऑयल देने से मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हमारे सिक्योरिटी अलायंस पे इश्यू होगा, तो उन्होंने ट्रेड बंद कर दिया। तो यहाँ से आप ट्रेड के वजह से अपने पॉलिटिकल चेंजेस कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी में को टूल बना रहे हो, फॉरेन पॉलिसी के लिए टूल बना रहे हो ट्रेड को। दिस इज ट्रेड वेपनाइजेशन, जैसे चाइना करता है। चाइना बहुत लोगों के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है कंट्रीज चाइना से। चाइना के पास बहुत सारे मेजर मिनरल्स हैं, ठीक है, सारे ऑलमोस्ट मेजर मिनरल्स का जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर है वो चाइना ही है। चाइना में आपको पता है असेंबली भी होती है, जो आपका आईफोन वाईफोन बनता है वो क्या अब यूएस में बनता है? नहीं, आईफोन वगैरह का जो भी प्रोडक्शन है ना वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। कल को मान लो यूएस, और क्यों यूएस डरता है चाइना से? क्यों यूएस जो है वो डायरेक्ट पीछे पीछे बुराई करता है, इंडिया के साथ पार्टनर करता है, डायरेक्टली क्यों नहीं चाइना को कुछ बोलता है? बिकॉज बहुत डिपेंडेंसी है चाइना पे। कल को चाइना के साथ पंगे ले लेता है यूएस, तो चाइना क्या करेगा? ट्रेड को अपना बनाएगा वेपन, और क्या बोलेगा? हम यहाँ असेंबली नहीं करेंगे, हम तुमको कोई मिनरल नहीं देंगे, हम तुम्हारे साथ ट्रेड ही नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट ट्रेड वेपनाइजेशन इज। ओके, हमें समझना होगा। देन वी हैव CPTPP, very important organization. C. CPTPP is Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. तो लिख देती हूँ, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. सी, ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। क्या है ये? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, एफटीए बोलते हैं, जिसमें 11 कंट्रीज ने साइन किया, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज थी, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन की। इन्होंने साथ में साइन करा इसको, 11 कंट्रीज ने मिलकर। और ये अग्रीमेंट पे क्या बोला कि ये लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ट्रेड बैरियर, जैसे अभी समझाया ना मोस्ट फेवर्ड नेशन, वैसा ही इधर भी है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है? ट्रेड फैसिलिटेट होती है, बैरियर्स को कम करते हैं, और सारे ऑलमोस्ट जो ऑल सेक्टर्स है ना, इन सब में ट्रेड जो है ये कवर होता है इन दोनों कंट्रीज में। इन 11 कंट्रीज में आपको कनाडा, चिले, जापान ये सब दिखेंगे। बट नाउ वी हैव अनदर कंट्री विच हैज ज्वाइंड CPTPP, दैट इज यूके। तो 12 हो गई। तो इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। ऑफ कोर्स समझा ही दिया आपको, ट्रेड बैरियर वगैरह कम होगा। तो यू शुड नो कि यूके अगर आ गया है तो इसमें बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है यूके के आने की वजह से? यूके के आने की वजह से बेनिफिट है कि अब यूरोप के मार्केट में एक्सेस मिल जाएगा, है ना, बहुत ही काम आएगा हमारे लिए यूके के। और यूके का अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो क्या होगा कि हम लोग नए नए लेवरेज कर पाएंगे, इससे बेनिफिट हो पाएगा इंडो पैसिफिक रीजन को। फिर नेपाल और चाइना, देखो नेपाल चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कोऑपरेशन के लिए, आपको बताने की भी जरूरत नहीं, मुझे लगता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। ये चाइना का बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं एक तरह से इवल प्लान था, जिसमें वो कनेक्टिविटी बनाना चाहता है ट्रांस हिमालयन रीजन में, जिसमें रोडवे, रेलवे, ग्रेड, पोर्ट सबको कनेक्ट करके बेल्ट एंड रोड चाइना से कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब इन्वॉल्व थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कनेक्टिविटी करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, बेल्ट एंड रोड। तो ये एक तरह का इनका मैरीटाइम सिल्क रूट को रिवाइव करने का तरीका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? इसके वेल के अंदर, ठीक है, इस घूंघट के अंदर, मैरीटाइम सिल्क रूट बनाने के घूंघट के अंदर चाइना जो है अपनी डेड डिप्लोमेसी खेल रहा था। ये उन कंट्रीज के साथ दोस्ती कर रहा था जो हमारे इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और पाकिस्तान वगैरह सब में उनसे प्रोजेक्ट, और उनसे क्या कर रहा था? इतने पैसे उधर फूंक दे रहा था कि वो सारे वापस नहीं कर पा रहे थे पैसे। और इससे क्या हो रहा था कि वो कंट्रीज हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन रही थी। हमारे पास से ये अलग अलग, जैसे पाकिस्तान से रेलवे लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो रीजनल इन्फ्लुएंस। अब चाइना के साथ अगर नेपाल की दोस्ती बढ़ती है तो अपने इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज इंडिया में बेटी रोटी का नाता है नेपाल के साथ। सी, देन वी हैव फेवर डायलॉग। फेवर डायलॉग नेपाल और चाइना के बीच में, बस इतना याद रख लें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, दैट्स इट, इतना काम आएगा। और फेवा जो है एक लेक है, फेवा लेक, जो कि पोखरा वैली में नेपाल के उसके पीछे। पोखरा इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी इन नेपाल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, आप चाहो तो देख सकते हो पिक्चर्स।
नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। तो ये बेसिकली एक यूएन की फोर्स है जिसमें एक ब्रिगेडियर थे अमिताभ झा, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है, यूएनडीओएफ में काम किए थे। ये जो यूएनडीओएफ है ये बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से 74 में, जब इजराइल सीरिया का सीज फायर को सुपरवाइज करना था। ये करते क्या है, तो सीज फायर करवाते हैं, मिलिट्री बफर जोन क्रिएट कराते हैं, वही सब काम जो पीस कीपर फोर्स करता है। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री कंट्रीब्यूटर है यूएनडीओएफ के। इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में भी काम करता है और डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में भी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो इट्स अ गुड थिंग। देन क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव 3 कंट्रीज के बीच में है, इंडिया, ईरान और आर्मेनिया। इतना याद रख लो, ठीक है। आर्मेनिया बेसिकली अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कनेक्ट होना चाहता है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है, जैसे चाइना कर रहा है। तो क्या करेगा, कैस्पियन सी को मेडिटेरेनियन सी और पर्शियन सी और ब्लैक सी सबको कनेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे ब्लैक सी है, इधर आपका मेडिटेरेनियन सी इस तरफ हो जाएगा। चलो मैप भी दिखा देती हूँ। सी इधर इधर आपको कहाँ गया, यूक्रेन रशिया है, तो इधर आपको ब्लैक सी दिखेगा। देन यूल सी मेडिटेरेनियन सी, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर आपका यूक्रेन के और रशिया के पास इधर ब्लैक सी है, ये दिख रहा है आर्मेनिया ब्लैक सी है। फिर इधर आपका कैस्पियन सी है। तो सबको ये कनेक्ट करने की बात कर रहा है और आर्मेनिया से ही होकर के जाएगा, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू यू फॉर यू। हाँ, क्रॉस रोड फॉर पीस इनिशिएटिव हो गया। कर्च स्ट्रेट याद रखेंगे, कर्च स्ट्रेट जो है आपका कनेक्ट करता है ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को, और क्रीमियन पेनिनसुला के बीच में रुका। इसी क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने एनेक्स कर लिया था, जिसके बाद G8 से निकाल दिया गया और G7 बन गया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि कर्च स्ट्रेट क्या है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है, बस इतना ही याद रखना आपको। आजादी प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो रेफ्यूजीज के लिए है। रोहिंग्या इशूज, जो देखो रोहिंग्या मुस्लिम जो है ना, एक एथनिक मुस्लिम माइनॉरिटी है म्यांमार की, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन है, जो कि म्यांमार में उसको रहने की मौका नहीं मिलता, म्यांमार उनको सिटीजनशिप देता नहीं है, तो वो इंडिया में आके रह रहे हैं रोहिंग्या कम्युनिटी। तो आजादी प्रोजेक्ट के अंदर एक रिफ्यूजी इंटरनेशनल बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर इंडिया ना रोहिंग्या मुस्लिम्स पर वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर इशू है। रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर वायलेंस होता है, वो सारी चीजें जो बेचारों को फेस करनी पड़ती है, और 22,000 के ऊपर रोहिंग्याज इंडिया में रहते हैं। इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। देखो अपने पास कोई रेफ्यूजी लॉ नहीं है, ठीक है, और हम 1951 में बने हुए रेफ्यूजी कन्वेंशन के भी सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने नहीं की हुई है। दैट शोज हाउ वी आर टेकिंग दिस रेफ्यूजी इशू, ठीक है। हमारा रेफ्यूजी इशू फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1964 से गवर्न होता है, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने बहुत हद तक रेफ्यूजीज को लेकर इशू पे बात करी थी, बट रोहिंग्या उसको उन्होंने भी एक्सेप्शन बना दिया था। देन वी हैव साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन, साउ बोलते हैं इसको, इसमें 8 मेंबर्स है और इंडिया भी इसका पार्ट है। एंड देन वी हैव दिस मिडिल ईस्ट। देखो अभी सीरिया में ना बशर अल असद नाम के एक डिक्टेटर थे, जिनके रिजीम का एंड हो गया, ठीक है, और इनका रिजीम एंड होने में बहुत सारे कंट्रीज का हाथ था। प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि रशिया और ईरान पहले उसको सपोर्ट करते थे, जैसे रशिया और ईरान ने शिफ्ट कर दिया ना, तो एक असद के अथॉरिटेरियन रूल को एंड कर दिया, और अबू मोहम्मद अल जवानी जो कि एक फॉर्मर अलकायदा का मेंबर था, उसके फोर्सेस जो उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे वो जीत गए। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब इसके आने की वजह से इस्लामिस्ट अथॉरिटेरियनिज्म आने का डर है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये टर्की बैक्ड है। इसको हयात ताहिर अल शाम HTS भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका ये मेंबर है ना, इसको HTS बोलते हैं। तो HTS जीत जाता है, और दूसरी कंट्री जैसे US, ईरान, ये सारे भी जो है ना, वो प्रॉक्सी वॉर चलता है, एक दूसरे के मदद करते हैं, तो वो लोग भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम होगी क्या, क्योंकि सेक्टेरियन डिवाइड हो जाएगा। ये जो है वो सुन्नी को जो है वो फेवर करता है, तो सियाज के लिए इशू हो जाएगा। देन ब्रिक्स समिट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वी हैव रेड अबाउट इट। सीरियन सिविल वॉर वही चीज है, आप चाहो तो उधर से रीड कर लेना। इंडिया जापान फोरम में डिस्कस हुआ था अबाउट सेमीकंडक्टर, नॉट इंपॉर्टेंट। 48 चैप्टर ऑफ सार्क पे भी हम कई बार बात कर चुके हैं। डीप स्टेट एंड इट्स इम्पैक्ट, देखो डीप स्टेट क्या होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। डीप स्टेट का मतलब होता है इन्फ्लुएंशियल नॉन इलेक्टेड इलीट, जब आपकी पॉलिसी को कंट्रोल करे ना, तब जो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करते हुए, तब उसको डीप स्टेट कहते हैं। जैसे आप देखो यूएस में हिस्ट्री रही है ना कि यूएस के जो एनजीओज और थिंक टैंक है वही सरकार चलाते हैं, बाकी तो बस नाम के। तो एक तरह से यूएस क्या हो गया, डीप स्टेट हो गया।
हमारे इंडियन पीएम जो है वो कुवैत गए तो उनको मोहम्मद मुबारक अल कबीर मिला. वी हैव रेड अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर. हम चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक मैरीटाइम कॉरिडोर बना रहे हैं, लिंक कर रहे हैं चेन्नई पोर्ट को व्लादिवोस्तोक रशिया से, जो कि 40 दिन के ट्रैवल टाइम को 24 दिन में रिड्यूस कर देगा. दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. देन रोमानिया और बुल्गारिया सेंजन जोन को ज्वाइन करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है सेंजन जोन. सेंजन जोन यूरोपियन यूनियन का एक जोन है जिसके अंदर जो कंट्रीज हैं 29 कंट्रीज, वो एक दूसरे को फ्री मूवमेंट देती हैं. उनके कंट्री के दूसरे, जैसे मैं अगर किसी और कंट्री में जाऊंगी, मुझको वीजा लगेगा, नहीं तो कुछ तो लगेगा ही, कोई तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा. पर अगर सेंजन जोन के अंदर है ना तो कंट्रीज, तो उनके लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन कर सकते हैं. तो अब इसमें रोमानिया और बुल्गारिया ने भी ज्वाइन कर लिया है. तो अब सीमलेस ट्रैवल होगा. सीमलेस ट्रैवल होगा तो बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, बेटर सिक्योरिटी मिलेगी. राइट. नेक्स्ट वी हैव सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट. देखो क्या हुआ है ना कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो कुछ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मे बी उनको वाइंड अप करना है, खत्म करना अपना ऑर्गेनाइजेशन, तो अब जो है उसको इजी कर दिया गया है. एक सी पेस बना दिया गया है. सी पेस जो है वो क्या हेल्प करेगा, इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को वाइंड अप करने में मदद करेगा. 6 महीने के अंदर वाइंड अप करा देगा. और उसको सुपरवाइज करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. दैट्स इट. इतना से काम चल जाएगा. ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वॉल्व होगी. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम. देखो यहाँ पे क्लीन प्लांट से मतलब है वायरस फ्री प्लांट. ठीक है. तो इसको ये मत समझ लेना क्लीन एनर्जी चल रहा है तो हाँ इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसे भी प्लांट से ऑक्सीजन ही रिलीज होता है. गोल है कि वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल दी जाएगी हॉर्टिकल्चर में और ग्रीन प्लांट्स बनाए जाएंगे, क्लीन प्लांट्स बनाए जाएंगे. देन वी हैव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. नाम से ही पता चल रहा है नेशनल हाउसिंग बोर्ड पैसा लगाएगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी. 2 टर्म है, टैक्स ड्रैग एंड मार्जिनल टैक्स रेट. देखो टैक्स ड्रैग का मतलब होता है वेयर इज इट, हाँ टैक्स ड्रैग का मतलब होता है पोटेंशियल इनकम में कमी हो जाना टैक्स के वजह से. तो ये टैक्स ड्रैग मार्जिनल टैक्स रेट जैसे जैसे हाई होंगे ना तो लोगों का पोटेंशियल इनकम घटेगा, दैट इज टैक्स ड्रैग. तो ये टर्म ही एज इट इज आ जाएगा. तो मार्जिनल टैक्स रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन भी जो है वो भी बढ़ेगा. तो एक हायर प्री टैक्स रिटर्न रिजल्ट करता है लार्जर टैक्स ड्रैग में. तो ये टर्म, ये सारी चीजें याद रख लो, बस इससे काम हो जाएगा. देखो हमारे एफएसएसएआई ने जो हमारा मिनरल वाटर पीते हैं ना हम प्लास्टिक में, उस मिनरल वाटर को भी हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया. हाई रिस्क फूड कैटेगरी वैसी फूड कैटेगरीज है जिनका रिस्क इंस्पेक्शन करना पड़ेगा रिस्क बेस्ड, जैसे कि डेयरी, मीट, सी फूड, ये सबको हाई रिस्क में इन्होंने डाला हुआ है. ऐसी चीजों को ज्यादा ध्यान रेगुलेट करना पड़ेगा. विंडफॉल टैक्स में हम पहले भी बात कर चुके, गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया. क्यों मिलता है? घर चोला साड़ी, ये गुजरात की है, इसके लिए जीआई टैग मिलेगा. ये ना बांधनी वर्क की है, कॉटन और सिल्क पे होती है और गुजराती वेडिंग्स पे लोग पहनते हैं. इसकी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में रहेगा. पिक्चर तो पिक्टोरियल मेमोरी बनी रहेगी. ये देखो, ये है, देख रहे हो किस तरह से स्क्वायर डिजाइन, और ये शादियों में पहनते हैं. इजंट इट प्रिटी? बहुत सुंदर है. तो ये घर चोला है, इसको जीआई टैग मिल गया है. इसमें एक बार बाग होता है, इसमें 12 स्क्वायर्स होते हैं, और 52 बाग होता है, इसमें 52. अब तो पता ही है बार 12 बोलते हैं, 52 52 हिंदी में बोलते हैं. तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बार बाग एंड 52 बाग रिसेंटली सीन इन एन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो गुजरात. फिर भारतीय वायुयान विधेयक के बारे में हमने बात की थी कि एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करेगा, वही सेम चीज है, रिपीटेशन है. देखो सबमरीन केबल, हमारा जो भी इंटरनेट आज जाता है ना वर्ल्ड में, वो सबमरीन केबल्स की वजह से ही जाता है. तो सबमरीन केबल्स का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, उनको रिजिलियंट बनाना बहुत जरूरी है. कल को सुनामी आए, कुछ भी आए, ये सारे अंडर सी हैं, ये सारे केबल्स ना अंडर सी होते हैं, इसलिए सबमरीन केबल बोलते हैं. तो ये हमारा सारा इंटरनेट का ट्रैफिक देखते हैं. तो अब क्या है ना कि इसको रिजिलियंट बनाने के लिए एक बॉडी बनती है, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रिजिलियंस बोले. इसमें 40 मेंबर्स है और अपना इंडिया भी है. तो इंडिया से कौन है? तो ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो गए और टाटा कम्युनिकेशन भी है. तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको. इसको कौन को चेयर करता है? तो नाइजीरिया और पोर्टुगल. कब मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल यू कैन रीड इट. FCNR अकाउंट, अगर कोई FCNR अकाउंट NRI होल्ड करता है ना तो अपनी फिक्स डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में रख सकता है इंडिया में. जैसे मैं NRI हूँ, मैं डॉलर में कमाती हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव अर्नड $1000, तो आई कैन पुट इट एज एन FD इन इंडियन इन दिस डॉलर ओनली.
ठीक है, डॉलर में अगर मैंने रखा है तो मैं डॉलर में ही इस $1000 को इंडिया में रख सकती हूँ अपनी एफडी में। ये टैक्स फ्री इनकम होगा, इससे प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा और 1 से 5 साल तक मैं इसको रख सकती हूँ, तो अच्छी चीज है। आपको याद होगा मैंने ओवरनाइट लेंडिंग रेट की बात की थी, जब एक बैंक ए और दूसरा बैंक बी आपस में उन छोटे मोटे कामों के लिए पैसे उसको चाहिए होंगे तो वो क्या करेगा, वो आपको तो आपको क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से लेंडिंग करेंगे। तो इसके लिए आपको पता होगा पहले मिबोर होता था, जो मुंबई इंटर बैंकिंग रेट होता था, वैसे ही लिबोर होता था। मुंबई इंडिया का था, लिबोर लंदन इंटर बैंक एक्सचेंज रेट, ओवरनाइट लेंडिंग रेट होता था। तो इन सब में इश्यूज थे, क्या होते थे ना, बैंक्स आपस में एक दूसरे को यूज करके मिबोर लिबोर से ना बहुत ज्यादा ट्विक करते थे लेंडिंग रेट को, और बहुत सारा अपने जो भी इंटरेस्ट रेट है उस पर फिक्स कर देते थे, तो वो अच्छा नहीं था। तो आरबीआई ने एक नया बेंचमार्क लेकर के आए हैं जिसका नाम है सोर, दैट इज सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। अब आरबीआई ने इस पे हाथ डाल दिया तो ज्यादा सिक्योर होगा, ज्यादा लिक्विड होगा, यही चीज है, इसको बस इतना ही ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। देन वी हैव इंडिया स्किल रिपोर्ट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, देख लेना कहाँ से रिलीज हुआ था। जलवाहक स्कीम, जलवाहक स्कीम इंसेंटिवाइज करता है लॉन्ग हॉल कार्गो मूवमेंट को, ठीक है। इंडिया में जो भी कार्गो वाटरवेज है ना उसमें जो भी कार्गो मूवमेंट है वो जलवाहक स्कीम देखेगा। नाम से वैसे भी बहुत क्लियर हो रहा था कि जलवाहक, वाहक इज वाहन, वाहन इज समथिंग रिलेटेड टू कार्गो, ये 800 मिलियन किलोमीटर टन तक कार्गो मूवमेंट देखेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि 3 साल के लिए वैलिड है और नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 इनको कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था इस पूरे न्यूज का। और इसको ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट वगैरह देखेगी और ये सारे देखेंगे। तो यहाँ से ना हम लोग नेशनल वाटरवेज को देख लेते हैं। ये देखो, नेशनल वाटरवे 1 गंगा भागीरथी हुगली वाली है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्रा एंड नेशनल वाटरवे 16 तो हमने उधर देख ही लिया था। यहाँ से आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो नेशनल वाटरवे कौन कौन सी, इनफैक्ट आपको 1 2 3 4 और एक और है 73 97, ये सारे जो जो मैंने अंडरलाइन किए वो एटलीस्ट देख लेना कि कहाँ कहाँ किसको कनेक्ट करते, कितना किलोमीटर, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो बस इतना याद रख लो कि गंगा भागीरथी हुगली वाला सबसे बड़ा है एंड देन देयर इज ब्रह्मपुत्र वाला, इससे काम चल जाएगा आपका, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 16 वाला रिवर बरक पे है। विरासत, ये एक साड़ी फेस्टिवल है, ठीक है। इसमें अपने इंडिया का जो भी हैंडलूम हेरिटेज है ना उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अलग अलग साड़ी आएंगी, कौन सी सुंदर साड़ियां हैं जो आपने सुनी है हमारी, कांचीपुरम साड़ी, पटोला साड़ी सुना होगा, बनारसी, ब्रोकेड और पश्मीना, कौन नहीं जानता पश्मीना शॉल। तो बेसिकली अपना साड़ी हेरिटेज दिखाता है। इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, पहला ऐसा मैरीटाइम कॉन्क्लेव है, वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने करवाया है और सेलिब्रेट करने के लिए अपनी लेगेसी को, इसमें 11 कंट्रीज आई थी और आप देख सकते हो यूरोप की बड़ी बड़ी, यूके, ग्रीस, इटली वगैरह भी आई थी और ये हमारा थीम था। स्माइल प्रोग्राम, देखो स्माइल बहुत बड़ा है, स्माइल अलग अलग चीजों के लिए, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में ऑप्शन देखना है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी, देखो आपसे मैंने स्माइल के बारे में बात किया था तो हमने ये भी कहा था बेगर्स को डी बेगिंग करने के लिए आया था कि बेगर्स को अच्छी जिंदगी देने के लिए केरला में एक स्माइल इनिशिएटिव है, बट दिस इज डिफरेंट स्माइल, दिस इज अ प्रोग्राम जो कि इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक $350 मिलियन रुपीज देगा, जिसमें स्ट्रेंथन किया जाएगा मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सिस्टम। बेसिकली लॉजिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए स्माइल है। ये पॉलिसी रिफॉर्म लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे काम करता है और इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी इन एक्सटर्नल ट्रेड लॉजिस्टिक्स। तो ये आपका स्माइल प्रोग्राम है, राइट। इतने से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कश्मीरी पेपियर माशे। कश्मीरी पेपियर माशे, इस पे हमने बात की थी जब मैंने आपको बताया था कि कश्मीर जो है उसको क्राफ्ट सिटी, वर्ल्ड क्राफ्ट नेटवर्क ने क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया है। तब मैं आपको बता रही थी कि कश्मीर में बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट है, तब पेपियर माशे का बात हुआ था। पेपियर माशे जो है ना एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जिसको मीर सैयद अली हमदानी ने इंट्रोड्यूस किया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटीग्रेट डिजाइन यूज किया जाता है और पेपर माशे से वासेस, बोल, बॉक्सेस, सब सुंदर सुंदर चीजें बनती हैं। इसमें फ्लावर मोटिव्स होता है, बहुत खूबसूरत होता है और कल्चरल थीम्स होती हैं। यूथ कोलैब, बस याद रखो यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन का है यूथ कोलैब। वेल्थ टैक्स, देखो अपना वेल्थ टैक्स ना, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 पे लगा से आता जा रहा है, 2015 में हमने हटा दिया था। ये टैक्स किस पे लगता था, नाम से लग रहा है नेट वेल्थ पे लगता था। तो जो बहुत रिच लोग हैं ना उनके रियल स्टेट, गोल्ड, कुछ भी लग्जरी आइटम लेते थे तो उस पर वेल्थ टैक्स हटता था। अब उसकी जगह क्या कर दिया गया, सरचार्ज बढ़ा दिया गया सुपर रिच लोगों पे, कि आपका जो भी सामान ले रहे हो उस पर सरचार्ज हम बढ़ा देंगे। तो सरचार्ज
बढ़ाने की वजह से उनको एक्स्ट्रा पैसा एनीवेज देना पड़ेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और लिटिगेशन कम करने के लिए हटा दिया गया था कि अब ये टैक्स लो, उसके लिए 10 लोगों को रखना पड़ेगा, वो 10 ऑफिसर्स चेक करेंगे कि वेल टैक्स दिया कि नहीं, तो टैक्स थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। देन फ्री एआई कमिटी, तो याद रखो आरबीआई ने ये कमिटी बनाई है एथिकल एआई के लिए। इसको हेड कौन करेंगे, तो पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे। इतने से काम हो जाएगा कि आरबीआई का कुछ हाथ है इसमें। स्कैन पोर्टल जो है वो सब्सिडी के लिए है, ठीक है। किसके अंदर, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फास्टर अप्रूवल के लिए। आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको जो है वो ग्रेन्स, हम लोग फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो किसको मिलेगा, उसके लिए सिग्नेटरी तो देखना पड़ेगा। तो सब्सिडी के क्लेम से डालोगे आप, तो वो इजी रहेगा ना, सिंगल विंडो पे ही चेक हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिर युवक सहाकर स्कीम, ये लॉन्ग टर्म लोन और सब्सिडीज के लिए है। यूथ लेड कोऑपरेटिव, देखो कोऑपरेटिव तो ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है आपस में बात करते हैं, मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प कराते हैं। तो यूथ लेड अगर कोई कोऑपरेटिव चला रहा है तो उसको भी तो लोन चाहिए होगा, उसको चलाने के लिए सब्सिडी चाहिए होगा। तो इस स्कीम युवा सहाकर स्कीम के अंदर उनको लोन्स भी मिलेंगे और सब्सिडीज भी मिलेंगे। 2% इंटरेस्ट सब मेंशन मिलेगा इनको लोन पे। फिर वी हैव, ये सारे मेंस के टॉपिक हैं सारे अभी इधर इस वाले, एक्सेप्ट फॉर दिस जिसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हो। ये भी मेंस का ही था, स्टिल मुझे लगा कि वरना आप बोलोगे मैम तो सब उड़ा ही रही हैं, मैम तो क्या ही कर रही हैं। ट्रस्ट तो करोगे नहीं आप लोग, बट मुझे लगता है आप लोग करोगे, दिस आई नो, मतलब इतना नहीं है, मुझे पता है आप सारे ट्रस्ट करोगे, बिकॉज यू गाइज हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एंड आई नो हाउ बैडली यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, सो आई एम ऑल हियर फॉर यू एंड आई एम हियर फॉर यू। चलो, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में अपनी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, एफडीआई ग्रोथ भी अपना सही हुआ है, पॉलिसी रिफॉर्म में हमने 100% एफडीआई मोस्टली सेक्टर्स में डाल दिया है, एंजल टैक्स हटा दिया हमने, फॉर इनकम टैक्स जो है फॉरेन कंपनी पे कम कर दिया। तो एनीवेज हम अपनी एफडीआई को $1 ट्रिलियन को हिट कराना चाहते हैं, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जब भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो अपेडा का रोल आता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पता रखो। लाइट हाउस टूरिज्म पे भी हमने बात किया था कि अपना मैरीटाइम इंडिया विजिट के अंदर हम लाइट हाउस टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं, जहां मैंने आपको बताया भी था कि मम्मल्लपुरम लाइट हाउस जो मम्मल्लपुरम में है वो लाइट हाउस को भी हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो याद करो, उसको कनेक्ट करो। ये बूस्ट करेगा लोकल इकोनॉमीज को, जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट को। लाइट हाउस तो आपको समझाया भी था मैंने पिक्चर विक्चर दिखा के भी। वैसे ही डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव जो होता है ना वो बेसिकली जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, तो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव सेमीकंडक्टर्स के लिए, जो कि स्टार्टअप जो डिजाइन करते हैं ना सेमीकंडक्टर, उनको इंसेंटिव देंगे, सेम पीएलआई जैसा ही है। इसके अंदर 3 साल के लिए मिलेगा, एक्सटेंडेबल है। यहाँ नोडल एजेंसी याद रखो, पीएलआई की नोडल एजेंसी अलग थी, पर डीएलआई की नोडल एजेंसी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक है। सीडैक पे भी हमने अच्छे से बात की थी। देखो, डी डॉलराइजेशन की बात की जाए तो हमारे गवर्नर ने कहा है कि ब्रिक्स भले ही चाहता है कि कॉमन करेंसी लाए, बट वी आर नॉट एक्टिवली परसुइंग डी डॉलराइजेशन। हम एकदम डॉलर को हटा के इंडियन रूपी नहीं लाना चाहते हैं ना, तो यहाँ से आप इम्पैक्ट वगैरह पढ़ सकते हो। म्यूल हंटर एआई, तो ये आरबीआई ने लॉन्च किया। आरबीआई करता है कुछ भी लॉन्च बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो म्यूल हंटर एआई जो है वो क्या करेगा, जो भी म्यूल अकाउंट्स है ना, जो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए यूज होता है, म्यूल अकाउंट या डमी अकाउंट जो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, फेक अकाउंट बना रखा है कि मैं ये कंपनी चला रही हूँ, मेरा अकाउंट, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन म्यूल बैंक अकाउंट को रियल टाइम में पकड़ के डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई ये एआई का यूज करेगी, रियल टाइम डिटेक्शन करेगी। बीमा सखी योजना विमेन के लिए, स्पेशली हरियाणा में ये लॉन्च किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसमें क्या है ना कि बीमा सखी में विमेन को सिखाया जाएगा कि हाउ टू बिकम एन एलआईसी एजेंट। 18 से 70 एज की विमेन जो कि क्लास 10 पास होंगी उनको एलआईसी का एजेंट बनाया जाएगा, तो वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाएंगी, है ना, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और ट्रेनिंग में भी स्टाइपेंड मिलेगा। देखो 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा, जब तक ट्रेनिंग करे तो भी पैसे मिलते रहेंगे, और जब उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। और ये बेसिकली हेल्प क्या करेगा, हम क्या चाहते हैं कि 2047 तक विमेन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो वो हेल्प कराएगा। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो इंडिया ने इसको सोचा है कि वो डिसकंटिन्यू कर देगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जब आई थी ना, वो हल्ला मचा था, बाप रे। देखो, ये गोल्ड जो होता है ना बहुत ही ल्यूक्रेटिव असेट होता है, उसमें सब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 2-3 तरीके, पहले तो आप ज्वेलरी ले लो गोल्ड का, है ना, तीसरा आप क्या करो, गोल्ड के बॉन्ड्स ले लो, और तीसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लो गोल्ड का, ईटीएफ बोलते हैं, गोल्ड ईटीएफ। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हो तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे,
है ना, मेकिंग चार्जेस प्लस ज्वेलरी बनाने में कुछ इधर उधर भी मिलाएंगे, जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको मेकिंग चार्ज प्लस कुछ एक्स्ट्रा टैक्स वैक्स लगेगा, तो मेकिंग चार्ज ही ये लोग 5-10% ले लेते हैं, आपका उधर ही गोल्ड का वैल्यू खत्म हो गया। आप न जब बेचने जाओगे तो वो भी कम होगा। गोल्ड बॉन्ड जो होते थे वो थोड़ा मोर और लेस फिजिकल गोल्ड नहीं, गोल्ड का सिक्योरिटी की तरह रखो और फिर आपको गोल्ड के पैसे वापस करेंगे जितना गोल्ड का भाव चल रहा होगा मार्केट में। सिंपल भाषा में बता रही हूँ बस, बहुत इंट्रिकेट है, डिटेल में जा सकते हो बट डोंट वांट टू गो देयर। और गोल्ड ईटीएफ में क्या होगा कि आप कुछ कंपनीज में पैसा लगाओगे, कंपनीज के स्टॉक में, और वो कंपनीज गोल्ड खरीदेंगी और फिर वो गोल्ड के भाव पे पैसा देंगी। वैसे ही गवर्नमेंट एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर आई थी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बहुत ज्यादा गोल्ड कंट्रीज से लेता है, तो उसको रोकने के लिए, फिजिकल गोल्ड को रोकने के लिए, उसके ऑल्टरनेटिव में गवर्नमेंट अपनी एक सिक्योरिटी लेकर के आई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी ऑफर करता था कि हम सिक्योर कर रहे हैं, तुम लो तो इसको फिजिकल गोल्ड पे ही पैसा मिलेगा। और ये सारे एलिजिबल थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। 1 ग्राम गोल्ड से लेकर के आप 20 ग्राम, अगर इंडिविजुअल हो तो 4 kg गोल्ड के हिसाब का पैसा ले सकते थे और 20 kg, और 2.5% इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्या हो गई ना, कोई टैक्स वैक्स भी नहीं था, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट को नुकसान पड़ गया। ठीक है, गवर्नमेंट को लगा था कि 2% ही तो दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, बट प्रॉब्लम हो गई तो गवर्नमेंट सोचे इसको डिसकंटिन्यू करेगी। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें मत घुसो, बस याद रखो कि हाँ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ गया था। फिर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी हमने समझा भी था, फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो कि अलग अलग रेट्स डिसाइड करती है, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब भी समझाया था मैंने आपको कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई साइड से, 3 गवर्नमेंट साइड से, वही चीज है। असम में एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर मतलब हनी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि जो बी कीपर्स हैं वो मस्टर्ड पॉलिनेशन करें और हनी प्रोडक्शन भी करें। तो बी कीपिंग से सिर्फ हनी मिलता है नहीं, बी वैक्स भी मिलता है और पॉलिनेशन भी हो जाती है। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बी है जिसका नाम आप पढ़ लेना। इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करेंगे और इकोसिस्टम हेल्थ होगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगेन वी हैव कोकोनट ऑयल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज थी कि जीएसटी काउंसिल में ना मीटिंग होती है, उसमें ये लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उस पे जो एडिबल ऑयल है उस पे पैसा लगेगा जो आप खा सकते हो, लेकिन अगर किसी के ऊपर हेयर ऑयल लिख दिया तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए आप बहुत सारे जो मार्केट में हेयर ऑयल होते हैं ना, यू कैन ईट इट, एक्चुअली वो एडिबल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर उनको टैक्स बचाने के लिए उसके ऊपर हेयर ऑयल लिख देते हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला था कि जो कोकोनट है, जैसे केरला के, वो सबसे ज्यादा कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, तो उन लोगों ने टैक्स बचाने के लिए रख दिया कि भाई जीएसटी लगेगा, फायदा तो होगा ही नहीं। और नेक्स्ट वी हैव शुगर प्रोडक्शन। तो इस शुगर प्रोडक्शन में कई बार बात किया, थोड़ा स्लो डाउन हो गया था अपना शुगर प्रोडक्शन क्योंकि बहुत अजीब सा मानसून आया था और विंटर भी गर्म हो गई थी। इंडिया सेकेंड पे है, ब्राजील के पीछे, ये सब हमने बात करी थी, शुगर पे कई बार हम बात कर चुके हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम एक प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम थी जो फार्मर को बेनिफिट करती थी अंडर पीएम किसान संपदा योजना। ये एनहांस करती थी फार्मर के इनकम को, और मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब ये ग्रीन स्कीम आती है ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लगाने का मन करता है, बट दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का पार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव वगैरह तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग में मजाक बता रही थी, इन लोगों ने क्या बोला कि जो फोर्टिफाइड कर्नल राइस है उनका जीएसटी घटा दिया है उन्होंने, जीन थेरेपी से जीएसटी हटा दी कि जीएसटी नहीं लेंगे हम जीन थेरेपी पे। लेकिन पॉपकॉर्न, जिसपे बहुत बड़ा जोक बना था कि अगर कैरामल पॉपकॉर्न है तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब क्या ही बोले हम। नेक्स्ट वी हैव ऑल हाउस प्राइस इंडेक्स, आरबीआई रिलीज करता है, बस इतना याद रख लो। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये भी आरबीआई कराता है, नाम से पता चलो कॉन्फिडेंस देखता है कंज्यूमर का कि वो कितना इकोनॉमी में कॉन्फिडेंट है, स्पेंड करना चाहता है, इन्वेस्ट करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता है। उसी की तरह यहाँ पे यूपीआई के रिलेटेड है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अब प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन ले सकते हैं यूपीआई के थ्रू। ठीक है, पैसे उठा सकते हैं बेसिकली यूपीआई की मदद से, यही चीज है। यूपीआई लाइट पे हमने बात करी थी, 8 कोर इंडस्ट्री पे भी हमने बात कर ली थी। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, और इसमें क्या दिखा गया, 2.4% एक्सटर्नल डेट राइज हुआ है। ओके, तो यही सारी चीजें हैं। टैक्स जस्टिस रिपोर्ट ने स्टेट ऑफ टैक्स रिपोर्ट रिलीज किया, इसमें भी टैक्सेशन का काम का उतना है नहीं। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए अपना एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे दे रहा है, ये याद रखना है। वही आरबीआई ने कोलैटरल फ्री लोन की भी लिमिट रेज कर दी है,
और ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसमें कवरेज बढ़ा दी है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। दिस इज अगेन मेंस का टॉपिक। नेशनल मेट्रोलॉजी के पोर्टल ई मैप इनिशिएटिव के अंदर स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर ये कंप्लायंस देखा जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गए। मर्चेंट शिपिंग बिल जो है वो रिप्लेस कर देगा एक एक्ट को और पोल्यूशन प्रिवेंशन पे बेसिकली काम करेगा। वैसा ही अपना स्टेट ये जीडीपी रिवीजन की बात की जा रही है। अभी इस पे बात ही हो रही है, कमेटी बनी है। हम सोच रहे हैं ना कि जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से हटा के 2022-23 करें, तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए अभी बिल ही है ये। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल जो है वो आ चुका है और वो पास भी हो गया है लोकसभा में। इसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, ठीक है। जैसे थ्रेश होल्ड बढ़ा दिया गया है, अनक्लेम्ड एसेट एम्पावर कर दिया है गया है बैंक्स को कि ऑडिटर को डिसाइड करे कितना पैसा देना है, थ्रेश होल्ड भी बढ़ा दी है इंटरेस्ट की, तो वो सारी चीजें हुई हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई है जो बढ़नी चाहिए हमारे। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने चाइना का आईएफडीए प्रपोजल जो है वो अपोज किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। आईएफडीए इज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट हो जाएगी जो एफडीआई बढ़ाएगा लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में। तो वही है, अपना इंडिया नहीं चाहता क्योंकि लीगली बाइंडिंग जो भी चीज हो जाती है ना, थोड़ा ग्रे एरिया में आ जाता है। एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का है, ठीक है, एमवीपी स्टेज पर, नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू। टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, तो वो सब पे हम बात कर चुके हैं। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, जस्ट द डेटाज, नॉट इम्पोर्टेंट। ऑयल फील्ड वाले पे, हाँ, ऑयल फील्ड रेगुलेशन बिल 2024 पास हो गया है। इसके अंदर हम लोग मिनरल ऑयल की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिए हैं, हमने हाइड्रोकार्बन, शेल और ऑयल भी डाल दिया है। पेट्रोलियम लीज इंट्रोड्यूस कर दिया और ऑफेंसेस डिक्रिमिनलाइज कर दिए, तो इजी रहता है ना, पेटी थेफ्ट के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नीति आयोग की ट्रेड वॉच रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, उसमें वो स्कीम्स को चेक करता है। विकसित भारत हमने पता ही, हम डेवलप होना चाहते हैं 2047 तक, उसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स भी लाए। फिजिकल डिसिप्लिन इंडियन स्टेट्स में लाने की बात की जा रही है। दिस इज ऑल्सो मेंस का टॉपिक, नॉट इम्पोर्टेंट। रेयर एंड एसेंशियल, द ग्लोबल हंट फॉर क्रिटिकल मिनरल, तो ये क्रिटिकल मिनरल पर तो हमने लेंस में बात करी है। अगेन हम वही वेल्थ टैक्स जिसकी बात अभी ऊपर की थी उसको री इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं ये लोग, ठीक है। देन सॉइल, द साइलेंट लाइफलाइन ऑफ आवर प्लैनेट, तो वही सॉइल हेल्थ वगैरह को बढ़ाने की बात की जा रही है कि एरिड रीजन्स को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं हम लोग। इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल शेयरिंग नॉलेज, दीक्षा प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग देता है। मेघराज प्लेटफॉर्म ई गवर्नेंस में बहुत हेल्प करता है। अगेन वी हैव, दीज आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट दैट यू फस ओवर इट। चेंजिंग ट्रेंड्स इन फर्टिलाइजर्स, बात करा ही हमने फर्टिलाइजर पे लेंस में। नेचुरल पर्ल फार्मिंग इन इंडिया, तो अपने इंडिया में पर्ल फार्मिंग प्रमोशन की बात करी गई है। दैट्स इट। सेस सरचार्ज वगैरह पे कुछ इश्यूज आ गए हैं, लोग सेस सरचार्ज से ना नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में सेस सरचार्ज से बात करते हैं। और एक आध चीजें, ये जैसे पर्ल वाली फार्मिंग है ना, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, इसका साइंस पार्ट ऑफ इट, ओके। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करते हैं। एंड तब तक कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग।